हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एवोल्यूशन एंड टुडे आल्सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट विद अस। सीमा जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन। क्या बात है, पावरफुल इंट्रोडक्शन। तो हम लोगों ने कल काफ़ी सारे क्विजेस डाल दिए थे, असाइनमेंट वगैरह डाल दिए हैं एज वी प्रॉमिस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। आई थिंक डुअल नेचर के पार्ट 3 वाले वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था एंड वी डिलीवर्ड। जाओ जाके देखो, बहुत सारे क्विजेज हैं, बहुत सारे असाइनमेंट वगैरह, बहुत सारे तो नहीं, एक असाइनमेंट और कितने क्विज डाले हमने कल? 9, 8 या 9 क्विज डाले थे। गो अहेड एंड चेक विद अस, चेक दैट नॉट विद अस। खैर आज हम लोग करने जा रहे हैं एवोल्यूशन। अपेरेंटली हमने एवोल्यूशन की पहली का भी वीडियो बना रखी है, मेरे को याद भी नहीं है, और उसकी एक्यूरेसी रही है। आज हम कोशिश करेंगे कि हम या इससे ऊपर जाएं या इससे नीचे तो नहीं जाएं, बेटर रहेगा। ऑल्सो अब मैं ट्वेल्थ क्लास का सब कुछ कवर करने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ट्वेल्थ क्लास का। जैसे मेरा लास्ट वाला प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया आज, नए वाले प्रोजेक्ट का डे 1 है। थोड़ा अजीब लगा कि एवोल्यूशन से क्यों स्टार्ट किया आउट ऑफ ऑल द टॉपिक्स, बट मैं थोड़े पहले अपने वो वाले लेसर कवर टॉपिक्स कवर करना चाह रहा हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं, वापस रीअटेम्प्ट करते हैं। चलिए, गो अहेड सीमा जी। सीमा जी याद करिए। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन एवोल्यूशन, यानी कि एवोल्यूशन में क्या ऑब्जर्व होता है हम्म। कि मतलब सडन चेंज हो रहा है, हम्म। एक्यूमुलेशन हो रही है वेरिएशन की, हम्म। या फिर डिसकॉन्टिन्यूस है। डिसकॉन्टिन्यूस तो नहीं है क्योंकि हम्म। बीच में रुकता नहीं है, हम्म। कॉन्टिन्यूस होता है। हम्म। और सडन चेंज भी नहीं होता है, हम्म। एक्यूमुलेशन और वेरिएशन होता है। हम्म। सडन चेंज इज म्यूटेशन सही बात है। और प्रोजेनी क्या होता है? प्रोजेनी इज ऑफस्प्रिंग। यस। मतलब धीरे धीरे, जैसे मतलब आप एप से इंसान बने तो उस चीज़ को। नहीं, एप से इंसान नहीं बने, एप और इंसान का खून इंसिस्ट रहता है। एवोल्यूशन क्या होता है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ अ रेस। डैम। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रेस अलॉन्ग विद वेरिएशन। सही बात है। हिस्ट्री ऑफ अ रेस सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री है नहीं, रैंडम चेंज है जीन फ्रीक्वेंसीज में। तो देखो, एवोल्यूशन यूजुअली रैंडम तो नहीं होता है, नेचर के हिसाब से वो ढालता है अपने आप को, रैंडम तो नहीं कहूँगा मैं। सिर्फ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ अ रेस, ठीक है। डेवलपमेंट कोई कहते हैं, हाँ एवोल्यूशन। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रेस अलॉन्ग विद वेरिएशन, आई गेस फर्स्ट या सेकंड में से कोई होगा। सेकंड, हम्म। आई गो विद सेकंड। एवोल्यूशन। आओ एक बार एनसीईआरटी से वो कर लेते हैं ना, कंफर्म कर लेते हैं क्या होता है एग्जैक्टली एवोल्यूशन। कहाँ लिखा है? नीचे, ऊपर आई मीन। व्हाट एग्जैक्टली इज एवोल्यूशन? आइए। हम्म ये तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। Do not exist, there has been extension, gradual evolution of evolution ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है ये, डेवलपमेंट। बस मतलब। एनसीईआरटी की लाइन में नहीं है कुछ ऐसा? नहीं, ये चैप्टर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है मोर और लेस। एनसीईआरटी चलिए, की लाइन में बाद में बेस्ड है ये, मतलब डार्विन के बाद से। उससे पहले एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आते हैं मुझे में। खैर आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से तो सेकंड ही है, देखते हैं आगे। चलिए, शिवा जी गो अहेड। अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ अर्थ है 4500 मिलियन ईयर्स। 4500 मिलियन ईयर्स अगो, ये तो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो पहले अर्थ में सिर्फ और सिर्फ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड थे, प्रोड्यूस हुए जाते थे। O2 को पानी बनाने के लिए किससे करोगे? मतलब O2 से पानी बनता था और O2 से कार्बन डाइऑक्साइड बनता था। ओके, वॉज प्रोड्यूस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ O2 विद। अब O2 से क्या मिलाओगे कि पानी बन जाए, O2 में क्या मिलाओगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, या वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बन जाए? आई गेस पहले सिर्फ और सिर्फ अमोनिया, और मीथेन मीथेन और था। ऑक्सीजन ही था। इन सब चीज़ों से बना जब, तब ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बना। इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बैठाया था जहाँ पे इन्होंने कोशिश किया था वो जो उस ज़माने का इन्वायरमेंट था उसको कॉपी करने का, या उसको क्या बोलते हैं वहाँ पे, रिप्रोड्यूस करने का ट्राई किया था यहाँ पे वापस से। तो इन्होंने यूज़ किया था मीथेन, अमोनिया, पानी और हाइड्रोजन।
ये सारी चीज़ें यूज़ करी थी, और ये स्पार्क डिस्चार्ज यूज़ किया था टू इमिटेट द लाइटनिंग, उस समय जो लाइटनिंग हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीमा जी गो हेड। ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या क्या था? तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मीथेन था, अमोनिया था, अमोनिया था। मीथेन और अमोनिया तो था, ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद ऑक्सीजन नहीं थी, फ्री ऑक्सीजन वाज नॉट प्रेजेंट, तो बट नॉट ऑक्सीजन वाला थर्ड ऑप्शन। अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर भी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं था। बाद में आया क्या? हाँ, फ्री ऑक्सीजन बाद में आया। अच्छा, लाइफ से पहले अर्थ एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रिच था, प्रोबेबली बहुत ज़्यादा रिच था फॉलोइंग गैसेस में, लेकिन अब ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट नहीं है मॉडर्न एटमॉस्फेयर में। देखो, मॉडर्न एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, तो सेकंड थर्ड फोर्थ तो नहीं है। मीथेन बहुत नहीं मिलता है, और अमोनिया भी नहीं मिलता है भाई। अमोनिया अगर होता आपके मॉडर्न एटमॉस्फेयर में तो वो सीमा जी के घर जैसे स्मेल करता। प्लीज़ गो अहेड। इसमें से फ्री फॉर्म में अभी मैंने जैसा बताया ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं था, बाद में आया था फ्री फॉर्म में। ऑक्सीजन नहीं आया, अच्छा, सही बात है, सही बात है। नो कमेंट्स ऑन द अमोनिया, जो नो कमेंट्स। सीमा सीमा जी लग रहा है गुस्से में आज। ऑर्गेनिक कंपाउंड इवॉल्व ऑन अर्थ एंड रिक्वायर्ड फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वर, बताइए। अच्छा, मेरी चांस रहा। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या क्या बने थे? तो जो ये यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम बैठाया, इसके बाद शायद जहाँ तक मुझे याद है अमीनो एसिड और यूरिया, याद नहीं। आपकी टर्न है, आपको बाय द वे एनसीईआरटी की लाइन है, यूरिया तो नहीं बना था। यूरिया पहली बार किसने बनाया था, डू यू नो? अच्छा हाँ, सही बात है। यूरिया हाँ वाज द सही बात फर्स्ट है, ये तो ऑर्गेनिक वैसे भी। कंपाउंड टू बी। हम्म। अमीनो एसिड्स तो बने थे, उसके साथ शुगर्स बनी थी। शुगर बनी थी? क्या यार, चीटिंग है। कमेंट, एनी कमेंट? एक भी दोनों में से एक भी नहीं बना था। पीछे जाना, पीछे आना, देखते हैं, ये देखते नीचे हैं। नीचे। वेट उसको वेट उसको वेट बंद वेट करो। वेट वेट मुझे पता है वेट। ना वो लाइन कहाँ लिखी है। अरे मैं उसमें देख रहा था डायग्राम में। डायग्राम में तो दिखाया ही नहीं है, हाँ डायग्राम तो में मैं तो देख बस ये रहा था ना, दिखाया कोशिश तो कर रहा था ना मैं। है। ये लिखा है यहाँ पे। मुझे पता है वो यहाँ लाइन पे कहाँ लिखा लिखी है है, ही लेकिन मुझे। ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स। तो मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन गलत क्यों है। ये अर्थ की बात कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। ओ, तो मेरे को लगा एक्सपेरिमेंट की आप बात रहने कर रहे दीजिए, हैं। आपको बहुत लगता है, लगने के अलावा होता क्या है आप में। आगे बढ़ते हैं, कहाँ लिखा है बाय द वे? ये तो ऊपर लिखा है, इसके ऊपर। सर्च फॉर न्यूक्लिक एसिड्स। अब तो नहीं करूँगा, अभी कर लेता, लेकिन अब नहीं करूँगा, मैं करने वाला था, अब नहीं करूँगा। कर ही लेना चाहिए, जी कर ही लेते हैं यार, कोई बात नहीं। जायंट मॉलिक्यूल, अरे ये तो रहा, आरएनए, प्रोटीन, ये तो लिखा तो है, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, ये लिखा तो है। द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड, इतना इतना इतना, दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स। जायंट, जायंट क्यों बोल रहे हैं मैंने? हाँ, ये वाली लाइन नहीं है। ये लाइन नहीं है? मिली तसल्ली, तो वही वाली लाइन है। प्रोटीन की स्पेलिंग होती है। स्पेलिंग क्या है भाई प्रोटीन की? PROTEINS, PROTEINS। मिल गई तसल्ली, सिर्फ प्रोटीन सर्च कर लेते हैं। मैं कभी गलत हुआ हूँ ये बताओ? मेरे लॉयल सब्सक्राइबर से ज़्यादा, कल किसी ने तो अनसब्सक्राइब किया है। अभी मैं कुछ बोलूँगा तो बाद हो जाएगा। Which one is considered the first biological catalyst when life originated on Earth? Go ahead.
आरएनए था पहला सही बायोलॉजिकल बात। कैटलिस्ट। कहाँ लिखा है वैसे ऐसा? कहीं लिखा है क्या? कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है क्या? जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था और बोला गया था कि नहीं, ये नहीं है। ये है क्या वो लाइन? सर्च कर लो। लेट मी चेक। आरएनए। ओह ओह, ये तो वही है जो मैंने बोला था। अच्छा नहीं, ये तो दूसरा है। बट जो भी है उसमें पॉलीसैकेराइड तो इसमें नहीं है। मेरी वाली इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ और एक्स्ट्रा थी। केमिकल थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज, ये जो थ्योरी है जो जिन्होंने दी कि भैया लाइफ ओरिजिनेट हुई पहले, ऐसा मीथेन, अमोनिया, पानी, हाइड्रोजन आया और यहाँ तमाशा हुआ है। तो ये वाला जो ओपारिन एंड हेल्डेन ने दी थी ये वाली थ्योरी कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, कहीं हम उड़ के नहीं आए या किसी ने बनाया बनाया नहीं। अपेरेंटली, नॉट माई वर्ड्स। बर्नन हाल्डेन क्या बिलीव करते थे कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, जैसा कि पिछला ही क्वेश्चन था, तो इट वाज केमिकल एवोल्यूशन। केमिकली एवोल्यूशन, केमिकली इवॉल्व हुए हम लोग। ऑल्दो आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड होनी चाहिए। खैर, ओपारिन्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन, ओपारिन्स थ्योरी आर्टिफिशियल सिंथेसिस, आई थिंक सो। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ये है कि कोई चीज़ तो कहीं से स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट हो गई। क्या बात है। ये तो आपने ऐसी तैसी कर दी सबकी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस सर्च करना था। सही कह रही हैं आप। यहाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। स्पॉन्टे एन ई ओ यू एस, एक ही जगह है, 2 जगह है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब अचानक से भस्म हो गया और कुछ बन गया। तो ये स्पॉन्टेनियस, ये तो वो हो गई थी यार, क्या बोलते हैं, रद्द। ये गलत है मेरे हिसाब से, क्वेश्चन गलत है, सॉरी आंसर गलत है। बेसिकली लुइस पास्चर की थ्योरी जो थी वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे बेस्ड थी। ना कि ओपेरन ओपेरन की की। आर्टिफिशियल सिंथेसिस पे भी नहीं थी, केमिकल एवोल्यूशन पे थी वो। तो वही आर्टिफिशियल सिंथेसिस, नहीं, केमिकल but वो एवोल्यूशन। तो नेचुरल केमिकल्स थे ना, आर्टिफिशियली थोड़ी सिंथेसाइज हुए थे। ओह तो इसने आर्टिफिशियली डैम, इट्स अ गुड सिंथेसाइज पॉइंट। किए थे। ए बायोजेनेसिस किसी ने भेजा क्या है होता है? स्नैप। बायोजेनेसिस, ए बायोजेनेसिस की लाइफ ओरिजिनेट हो रही है नॉन लिविंग मैटर से। बायोजेनेसिस होता है, ये वही पता है जिन्होंने अपना नाम बायोजेनीज रखा है। मैं बताता हूँ, बायोज मतलब होता है लाइफ, जेनेसिस मतलब होता है कुछ बनना, तो लाइफ बनना। आप तो लेकिन किसी की जिंदगी नहीं बनी। ए बायो 72% मेरी फीमेल व्यूअरशिप है, ग्रिल्स लव मी। ए बायोजेनेसिस जो होता है मतलब होता है ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। इसका आएगा बोथ 1 and 3 बिकॉज स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज भी आल्सो यही द होता है सेम मेरे हिसाब से, तो हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला एनर्जी सोर्स क्या था? वन ऑफ द पॉसिबल एनर्जी सोर्स। यूवी रेज इन लाइट। ये तो आज भी है, ये तो आज भी है, नो डाउट, नो कैप, नो कैप। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट जिसने प्रूव किया सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये उसने किया था, मिलर ने परफॉर्म किया था वो। जो ओपेरन हाल्डेन की जो थ्योरी थी वो मिलर के एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुई थी। तो एक्चुअली मैं एक बात अपनी वापस लेना चाहता हूँ। ये मैंने बोला था ये एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था कि ओपेरन हेल्डेन का है, ऐसा नहीं है। उनकी थ्योरी थी, उनकी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट मिलर ने किया था और ये एक्सपेरिमेंट apparatus मिलर भी ने उसी किया का था, था। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है उसके लैब का उसी का था, हो सकता है उसकी वाइफ का हो। और इसको मिलर और यूवी आप ने किया था। कहना चाहती हैं कि मिलर और यूरी, हाँ आप कहना चाहते हैं कि नहीं, औरतें पुराने एक्सपेरिमेंट नहीं कर ज़माने में सकती? लोग औरतों को हिस्सा नहीं देते थे, जैसे तो अब भी नहीं है। Okay. Gaseous mixture used by Miller for synthesis of amino acid through heat and electrical discharge. देखो ऐसा था, अमीनो एसिड बनाना है आपको, ठीक है, हीट से और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। इसमें क्या क्या यूज़ कर रहे थे? मीथेन हाँ, अमोनिया हाँ, हाइड्रोजन हाँ, वाटर वेपर हाँ। नो डाउट, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़िए। मिलर ने सिंथेसाइज किए थे अमाइनो एसिड अपने एक्सपेरिमेंट में। यो, क्या बात है। 19, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपीयर हुए थे वो कौन से थे? Organism। माय बैड। फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो अपीयर हुए थे अर्थ पे वो कौन थे? रुकिए। साइनोडेक।
ये देखिए ऐसे ही लोग होते हैं, फिर इंसान को पढ़ने का मन नहीं करता. साइनोबैक्टीरिया, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ वर साइनोबैक्टीरिया. अच्छा सही में. ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले जो सही बात जिन्होंने है, अपना खाना कोई खाया था डाउट वो नहीं. कीमोसिंथेटिक ही होंगे सही क्योंकि बात है. केमिकल्स थे उस टाइम पे. और कीमोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया ही होता है खाली. कितना फोटोसिंथेटिक गंदा और कीमोसिंथेटिक. कितना गंदा एक्सप्लेनेशन दिया है, कितना गंदा एक्सप्लेनेशन दिया है. ऐसा थोड़ी है साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होता है. पता नहीं ये बात आपको. फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिकली फोटोसिंथेटिक है. वो ऑटोट्रोफिक में आप कंफ्यूज हो रही है, ऑटोट्रोफिक और फोटोसिंथेटिक में. इन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया. ब्रेकफास्ट करके आई है. इन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया गाइस, और कोई बात नहीं है, यही तभी ऐसा हो रहा. फॉलोइंग हैज बीन बेसिक मटेरियल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ. लाइफ बनी तो कैसे बनी? न्यूक्लियो प्रोटीन. हाँ, गलत, अगर ये गलत हुआ. क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स की बात की थी जब हमने सबसे पहले की थी. सही बात है, यही दोनों चीज़ें बनी थी, यही दोनों चीज़ें बनी थी. और सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड जो बना था वो आरएनए था, इसलिए हमने बायोलॉजिकल कैटलिस्ट में सबसे पहले आरएनए का नाम दिया. सही बात है. थोड़ा तेज़ बोल, शायद वहाँ तक आवाज़ पहुँचेगी नहीं. हु प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? यही वही केमिकल एवोल्यूशन वाली थ्योरी किसने दी थी? ओपारिन एंड हेलेन ने. ओपारिन एंड हेलेन. क्वेश्चन नंबर 22, प्लीज गो अहेड. मिलर ने एक्सपेरिमेंट जो किए थे 1953 से पहले प्रीबायोटिक अर्थ एनवायरनमेंट पे स्पेशल एपरेटस यूज करके उस पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बने थे. सरप्राइजिंग प्रोडक्ट्स क्या थे ये बताओ. इम्यूनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स ये तो बने ही नहीं थे. सरप्राइजिंग क्या, ये तो बने ही नहीं थे. 2 3 4 Simple सिंपल sugar शुगर तो बने- नहीं बने थे बने थे. उस वाले एक्सपेरिमेंट में. कुछ एक्सपेरिमेंट जो बाद में सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे उसमें सिमिलर बने थे, सेम नहीं थे. सिमिलर थे, वो वाले एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है. द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है अर्थ पर, वो है क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. हाँ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. हाँ, सही बात. सही बात. अलग अलग चाहिए भाई आपको, अलग नेचुरल अलग. सिलेक्शन भी तो हो सकता है. पता नहीं मेरे को, हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इकोसिस्टम डाइवर्सिटी से इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कैसे है? अलग अलग. देखो डाइवर्सिटी मतलब आपको अलग 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 ऑर्गेनिज्म है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्यों है? ताकि आपका जो इकोसिस्टम है वो स्टेबल रहे. इसका आंसर नेचुरल सिलेक्शन कैसे है? इसलिए है क्योंकि अगर आप डार्विन की थ्योरी पढ़े और उसमें आप देखें एडाप्टिव रेडिएशन वाला पार्ट, जैसे कि इसमें मैं आपको दिखाती हूँ. दिस वन, ये है नेचुरल सिलेक्शन का ही पार्ट होता है अडेप्टिव रेडिएशन. ठीक है, बिकॉज ये ऑर्गेनिज्म जो थे ये नेचुरली सिलेक्टेड थे उस एनवायरनमेंट में. ठीक है, तो इन्वायरमेंट ने इतने सारे ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया ताकि ये वहाँ पे रहे, और मतलब ये एरिया के हिसाब से था. ठीक है, जैसे डार्विन फिंचेस के एग्जांपल ले लो, बहुत सारे टाइप की फिंचेस थी. ठीक है, सबकी बीक अलग अलग थी. तो ये डाइवर्सिटी क्यों थी? बिकॉज दे वर नेचुरली सिलेक्टेड. कोई मतलब इंसेक्टिवोरस था, कोई कार्निवोरस था, कोई ओमनिवोरस था. तो उस हिसाब से नेचुरली सिलेक्टेड थे. डाइवर्सिटी इसलिए होती है क्योंकि इन्वायरमेंट उनको नेचुरली सिलेक्ट करता है उस हिसाब से. सही बात. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द, मतलब इनमें से कौन सी जो है कॉनिटेशन है. कॉनिटेशन मतलब कुछ चीज़ जो आप इम्प्लाई करते हो. थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का कॉनिटेशन क्या है? ठीक है, अच्छा, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन से इनका मतलब है गॉड. तो थ्योरी मतलब गॉड की थ्योरी क्या क्या इम्प्लाई करती है? जितने भी ऑर्गेनिज्म है वर क्रिएटेड एज सच, मतलब जैसे अभी हम हैं वैसे ही बनाए गए थे. जैसे अच्छा ओके, जैसे सीमा जी अभी हैं वैसे ही सीमा जी को बनाया गया था. डाइवर्सिटी आगे भी यही होगी, और 4000 साल पुरानी है. ऑल ऑफ द अबव, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कॉनिटेशन है आपकी गॉड की थ्योरी से. आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ गो अहेड सीमा जी.
स्पीशीज आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, स्पीशीज को किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जाता है? डिफरेंशिएट, ओके। इंटरब्रीडिंग तो नहीं कहूँगी, हाँ इंटरब्रीडिंग कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि दो स्पीशीज आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ वाई दे आर डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज डाइवर्सिटी आई डोंट नो कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारी स्पीशीज है उसका डिफरेंशिएशन से क्या लेना देना है ना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से तो नई स्पीशीज बनती हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन होना वही तो होता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से स्पीशीज डिफरेंशिएट हो जाती है, अलग अलग बन जाती है। तो इसका डिफरेंशिएट। अच्छा, लेकिन बेसिस तो इंटरब्रीडिंग ही है मेरे हिसाब से। सी होगा आंसर, डी हो, ई होगा, ई होगा आंसर। नोटा हितेश गुलिया होगा मेरे हिसाब से आंसर। डिफरेंशिएशन गलत, सेपलिंग ही गलत है। डिफरेंट है, डिफरेंट है। कोई बात नहीं, आप ऑप्शन पे टिक करो। स्पीशीज़, वैसे इनकी बात सही है। स्पीशीज़ यही होती हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स जब एक दूसरे के साथ मतलब बच्चा ना बना पाए, दे कैन ब्रीड, दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी। They can fuck but they can't. ओके, इसका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करने का मन तो नहीं है मेरा। मैं कभी गलत ही नहीं हुआ, कभी भी गलत नहीं हुआ हूँ मैं। आपकी बारी। अच्छा हाँ, मेरी बारी। नहीं पकड़ूंगी मैं। लैपटॉप। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, चार्ल्स डार्विन ने कंक्लूड किया था कि जो पहले लाइफ फॉर्म है वो सिंगल सेल्ड थे। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है वो पुराने लाइफ फॉर्म से थोड़ा बहुत सिमिलरिटी शेयर करती है। हाँ सही बात है, बट होल्ड अप, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्ट, बात तो सही, लेकिन उन्होंने नहीं कहा था ऑर्गेनिज्म रिपीट्स इट्स। ये भी बात बढ़िया है, लेकिन शायद उन्होंने ये बात कही तो थी यार। 4 है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से 4 होगा आंसर। नहीं, ये उसने कहा था, लामार्क ने। अर्नेस्ट ने। हाँ तो सेकंड होगा। ये अर्नेस्ट ने कहा था कि ऑन्टोजेनी रिपीट रिकैप्चुलेट्स, क्या था वो? एम्ब्रायोजेनी। हाँ वो कुछ था भी। ये। इसका मतलब वही है कि मैं तो अपने ऑर्गेनिज्म मन से बना दिया। ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स क्या था? फाइलोजेनी। हाँ, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। मेरे तो से तो इसका नहीं कहा था। लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये भी नहीं कहा था उन्होंने। ये भी उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जो एग्जिस्ट कर रही है वो सिमिलैरिटी शेयर करती है उन लाइफ फॉर्म से जो कि बहुत साल पहले एग्जिस्ट चार्ल्स करी डार्विन थी। ने कहा था फ्राइडे है, उन्होंने यही कहा था। अकॉर्डिंग टू डार्विन, फिटनेस रिफर टू हाई एग्रेसिवनेस। ऐसे तैसे कर दो, सबकी सबकी ऐसे तैसे कर दो और डोमिनेंस ये एस्टैब्लिश तो करो अपनी। आपको पता ही होगा कि उसने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का वो दिया था, और सबसे ज़्यादा फिटेस्ट वही होता मैं है हूँ, जो कि मैं हूँ, रिप्रोड्यूस कर जो कि सकता धूप है। लेते हैं सुबह सुबह, पड़े नहीं रहते गमले की तरह। एवोल्यूशनरी टर्म्स में एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस किस में? अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, गुस्सा आ रहा है मेरे कंट्रीब्यूशन को। टू द जीन पूल ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। डार्विन ने एक्सप्लेन किया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। ओरिजिन, एक सेकंड, होल्ड अप होल्ड अप। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मैंने होल्ड अप करने के लिए बोला है ना मैंने। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। इसको एनसीईआरटी में दिखा देते हैं। नहीं दिखाना, देखो ये वाली जो मत लाइन देखा है, गाइस, ये लाइन बहुत अनसब्सक्राइब कर दो। इंपॉर्टेंट है। नहीं नो। ब्रांचिंग, डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन दो की कॉन्सेप्ट है डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के। ये आ भी चुका है, इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स पे आ चुका है ये। ज़्यादातर एवोल्यूशन में इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछता है, क्योंकि इसमें मतलब देख के लगता है कि हाँ भाई ये स्टेटमेंट तो सही ही झूठ बोल होगी, रही है, सही ही होगी, इसलिए इसमें से ये आता है इनकरेक्ट ऐसे ही स्टेटमेंट है। एग्जांपल दे रहा था मैं। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्पीशीज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जी बिल्कुल। अलग अलग आपको कर दो, कुछ मत करने दो, हाँ, नई स्पीसीज तो बन वो जाएगी। नई स्पीशीज बन जाएगी। हाँ, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत अलग अलग तरीके से की जा सकती है। ज़रा मुझे क्वेश्चन तो थोड़े दिखाइए। टाइम बाद बायोजीनीज भी अलग अलग स्पीशीज बन बट जाएंगे। हूँ मैं, आई एम अबव द कॉमन मैन, आई एम ऊबर मेंश गाइस। बट जब नेट इफेक्ट सबका सेम होता है, क्या होता है नेट इफेक्ट? नेट इफेक्ट होता है कि भैया आपके अंदर ना जीन का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए पॉपुलेशन के बीच में, इधर से उधर और इधर से आगे से पीछे
और कहीं भी जीन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो देखो बाकी ऑप्शंस को अगर हम देखें, रेट ऑफ स्पीशीज स्लोज डाउन, तो वैसे तो होगा नहीं, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जियोग्राफिक आइसोलेशन, जियोग्राफिक आइसोलेशन से क्या कर लोगे, बीच में पहाड़ खड़ा कर दोगे तो कल को पहाड़ तोड़ के आ जाएंगे साथ में, तो उससे कोई घंटा फर्क सही नहीं बात पड़ता, है। ठीक है। दशरथ मांझी, हाँ। शाउट आउट टू माय मैन दशरथ मांझी। हाइब्रिडाइजेशन मस्ट टेक प्लेस, नहीं उसका कोई मतलब ही नहीं है, उससे क्या मतलब है, उससे तो हाइब्रिड हो जाएगा वो, उससे वो नई अरे स्पीशीज ऐसे ही थोड़ी बोल होगी। रही है ये, तो कंटिन्यू। इसीलिए फ्यू और नो जीन्स आएगा इसका। वोयज में चार्ल्स डार्विन ने इंस्पायर, वो जो बुक जो, मतलब उनको एवोल्यूशन के बारे में इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? उन्होंने बुक देखी, उन्होंने फॉसिल्स देखे, उन्होंने अडेप्टेशन देखी ऑर्गेनिज्म की, और डार्विनियन फिंचेस जैसे कहते हैं, उन्होंने देखा ओ भाई ये देखो इतनी सारी फिंचेस, अलग अलग फिंचेस, और वो सारी की सारी एक फिंच से निकली थी, एरन फिंच से। बैड जोक, बाय बैड, प्लीज़ कंटिन्यू। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, हमें वो बतानी है। नेचुरल सिलेक्शन एक मैकेनिज्म है एवोल्यूशन का, बिल्कुल सही, जैसा कि मैंने जो भी आपको लाइन एनसीईआरटी में पढ़ाई ये वाली कि मैकेनिज्म है, ठीक है। अल्फ्रेड वॉलेस जो था उसने गैलापागोस आइलैंड पे वर्क किया था, गैलापागोस आइलैंड पे डार्विन ने वर्क किया था, अल्फ्रेड वॉलेस ने भी किया था, बट आई एम नॉट श्योर। रुको वेट, बाकी के ऑप्शन, बाकी के ऑप्शन नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, मुझे पता है इसका आंसर। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो अर्थ, जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो अर्थ की है वो कोरिलेट करती है बायोलॉजिकल हिस्ट्री, बिल्कुल सही। मतलब जो हमारी जियोग्राफी है वो कोरिलेट करती है बायोलॉजी को, बिल्कुल सही बात है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, ये बात सही है। अब मेरे को सेकंड वाले में डाउट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। उसने गैलापागोस आइलैंड पे वर्क नहीं किया था, उसने मैरी मैले आर्की मैले आर्किपेलागो पे वर्क किया था, जो भी है ऐसा ही कुछ है। बट वहाँ पे भी उन्होंने सेम चीज़ें ऑब्जर्व की थी, देखो दिखा देते हैं आप। इनका नाम कम लिया जाता है, चीटिंग। जबकि इन्होंने भी बहुत हद तक सेम काम किया था, एल्फ्रेड वॉलेस ने बहुत हद तक डार्विन की तरह ही सेम काम किया था, बट उनको इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली, हिज बैड वे। देखो, लेट अस आल्सो रिमेंबर दैट एल्फ्रेड वॉलेस, देखो यहाँ पे लिखा मलाय आर्की पिलागो, Measures who worked in Malay had also come to similar कैसा conclusion नाम around है? the same time. मलाय आर्की पिलागो। Apparently new types of, हाँ तो ये ऐसा लग देखो। रहा है कोई गिरते गिरते किसी ने नाम रख दिया, ओ मलाय। आगे बढ़ते हैं, नहीं लग रहा है ऐसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने प्रोवाइड किया था डायरेक्ट और सॉलिड एविडेंस और ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के मतलब फेवर में? होमोलोगस ऑर्गन होता सबसे है, पहले आप ये एक्सप्लेन no, करो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या मैं होता बता है। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो एकदम फ्रेश फार्म में बना हुआ एवोल्यूशन है, कोई ऐसे आर्टिफिशियल वो नहीं है। कर्सर मूव करते रहिए। होमोलोगस ऑर्गन पे आता है हम लोग। अरे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भाई, और एवोल्यूशन भाई। होमोलोगस ऑर्गन वो होता है जो पहले किसी ज़माने में, मतलब अभी देखो दिखते सेम सेम, दिखने में सेम सेम नहीं है, लेकिन पहले कभी कॉमन एंसेस्ट्री हुआ करती थी। फॉसिल से एवोल्यूशन का, ठीक, एवोल्यूशन के बारे में तो नहीं पता चलेगा, मतलब हड्डी है, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल, हाँ हड्डी, हड्डी के बारे में क्या ही पता चलेगा। फोर्थ तो नहीं है, फोर्थ तो मुझे गंदा लग रहा है, मैं जाऊंगा ही नहीं जिन फोर्थ तक। लोग, जो वेस्टिजियल लोग ऑर्गन हो सकता है मेरे हिसाब से। हड्डियाँ खाते हो उन्हें क्या पता कि हड्डियों से क्या क्या पता चल सकता है। क्या पता चल सकता है? तो इसका आंसर वाओ, है नॉम नॉम नॉम। पैलेंटोलॉजी या फॉसिल्स, मेरे हिसाब से थर्ड बिकॉज आंसर। नहीं, इसका आंसर यही है क्योंकि डायरेक्ट और सॉलिड एविडेंस वही प्रोवाइड करते हैं इन फेवर ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, कि इतने सालों से पहले ऐसा स्ट्रक्चर हुआ करता था, अब ऐसा हो गया है। तो इट इज़ बेसिकली सॉलिड एविडेंस, मतलब आपको पता चल रहा है, देख के पता चल रहा है कि डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे तो वो पहले थे और अब नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई इट इज़ द डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस। और होमोलॉगस ऑर्गन्स हम नहीं कह सकते क्योंकि इट इज़ नॉट एविडेंस, क्योंकि हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, हो सकता है उनमें कॉमन एंसेस्ट्री ना हो सकता है। नहीं, हो होमोलोगस सकता ऑर्गन है, एक्चुअली कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताता है, एवोल्यूशन के बारे में नहीं हो बताता। हाँ लेकिन कॉमन मुझे समझ एंसेस्ट्री, नहीं आ रहा बट हो वेस्टिजियल सकता है क्यों नहीं मे है। बी और मे बी नॉट। वेस्टिजियल इसलिए हो सकता है क्योंकि हो सकता है पहले वाले भी उनको ना यूज़ करते हो। क्यों क्यों पिन्ना तो हिलाना वो भाई मैं अपना, क्यों हिलाते वो अपना पिन्ना, व्हाट, है ना। पिन्ना भी एक वेस्टिजियल होल्ड अप, ऑर्गन है, इट हैज़ नो यूज़, नो लिटरल यूज़। तो उससे क्या एविडेंस का पता चल रहा है आपको एवोल्यूशन के बारे में? तब भी हिलाना था अब पसंद भी है है, उन्हें। तब भी नहीं हिलाते थे अब भी नहीं हिलाते सही पिन्ना। बात है।
और गैलापागोस आइलैंड फौना इससे भी घंटा को सॉलिड एविडेंस पता नहीं चलता, ठीक है। इट वाज जस्ट अ थ्योरी का कभी कोई सॉलिड एविडेंस नहीं कह सकते। फॉसिलाइजेशन वहाँ वहाँ अगर हो सकती है, देखो एनिमल्स बरी हो जाए और नेचुरल प्रोसेस से बच जाए, हाँ हो सकता है। आई मीन एनिमल्स ख़राब हो जाए स्कैवेंजर से, डिस्ट्रॉयड नहीं, प्रेडेटर खा जाए उन्हें नहीं, तो मतलब प्रेडेटर खा जाएगा तो ऑब्वियसली वो ऐसे हड्डी प्रिजर्व तो करेगा नहीं, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ही है आंसर। डिस्ट्रॉयड बाय एनवायरमेंटल कंडीशन नहीं, उस पर पत्थर गिर जाएगा तो क्या ही फॉसिलाइजेशन होगी उसकी। हाँ, तो जब वो मर के बरी हो जाते हैं डिजर्व एंड रेस्ट इन हाइपोथेसिस, पीस, रेस्ट इन तो पीस। उसी से फॉसिलाइजेशन होती है। फाइलोजेनी क्या है? क्या है फाइलोजेनी? हाँ, फाइलोजेनी होता है डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ अ स्पीसीज। आर यू श्योर? इंडिविजुअल भी हो सकता है। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर, डैम श्योर। फाइलोजेनी मैं बताता हूँ फाइलोजेनी क्या है। अरे फर्स्ट ही है, मुझे पता है, कभी गलत नहीं हुआ हूँ मैं। इस डिल्यूजन को कैरी करता हूँ मैं हमेशा हर जगह। फाइलो डेनी स्पेलिंग नहीं आती आपको? कहीं है ही नहीं द मेंशन। फक, चलिए कोई बात नहीं। ये अजीब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता इसमें फाइलोजेनी मेंशन ना हो। ये ऐसा गलत है, ये गलत नहीं हो सकता ये गलत है, ये लैपटॉप गलत है ये। ठीक है, मैं तो मान ही नहीं सकती कि ऐसा हो। मत मानिए। यहाँ पे तो होना ही चाहिए था। अरे नहीं है मेंशन फाइलोजेनी का, आगे बढ़िए। गलत है यार, ये मैं नहीं मानती है। देखा, मुझे पता था यही होगा, लग ही रहा था मेरे को, बट मुझे इसकी पता याद था और सुन ली मुझे मैंने। लग ही रहा था उसमें फ़र्क होता है। अरे तो मेरे को पता था, बट यू वर लाइक कि मैं कभी गलत नहीं होता। हाँ सही बात है, और मैं किसी कभी को गलत नहीं हुआ। ऑलरेडी इतना अपने ऊपर डाउट है, उसके बाद सही उसको बात और है, डाउट करा दो तो वो क्या कोई ही बात नहीं, करेगा। कोई बात नहीं। आई विल रादर लिव इन माई डिल्यूजन। आगे बढ़िए ना, छोड़िए। यार फाइलोजेनी, आई कांट बिलीव कि फाइलोजेनी एनसीईआरटी में नहीं है। दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल, बट फिर भी आई विल सर्च फॉर इट एंड आई विल गिव यू प्रूफ। फाइलोजेनी मीनिंग तो देखो, एवोल्यूशनरी, व्हाट द फक हैपेंड। हाँ, तो फाइलोजेनी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप। तो ये तो गलत बात है, गलत बात नहीं है, कहा गया। तो हमने तो यही किया था। आगे बढ़िए, डाउट में डाल देंगे इसको, आगे बढ़िए आप। डाउट में कहाँ से डाल? डाउट में इसने हमें डाल दिया, आगे बढ़िए। ओके, नेक्स्ट। स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑर्गेनिक, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर फर्स्ट ही है। लोग मेरे को बाद, और उस समय भी मैं सही था। कोई उस समय सही आंसर क्या था फर्स्ट है इसका आंसर? फर्स्ट उस समय फर्स्ट क्या था? उस समय ऑप्शन क्या था, आंसर क्या था? होमोलोगस ऑर्गन और वेस्टिजियल तो गलत थे। करेक्ट क्या फॉसिल था? आंसर था फॉसिल उसका। था उसका आंसर। अच्छा, डायरेक्ट एंड सॉलिड एविडेंस, ये थोड़ा इनडायरेक्ट है। अच्छा ये इनडायरेक्ट है, ओके। सॉलिड एविडेंस तो है लेकिन इनडायरेक्ट है। वैसे मुझे लग रहा है इसका थर्ड भी हो सकता है। क्यों? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि वेस्टिजियल नहीं था। मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट है। हो सकता है थर्ड हो, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट है। मुझे लग मतलब रहा है थर्ड है। पेपर में आ जाता तो मैं फर्स्ट करके आऊँगा, मैं थर्ड करके आऊँगी। और इसीलिए आपका कभी क्लियर नहीं हुआ। वेस्टिजियल ऑर्गन इनमें से कौन सा नहीं है? लैक्टेटिंग मेम्ब्रेन, टेल मेम्ब्रेन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। लैक्टेटिंग निक्टिटेटिंग है। ये होता क्या, मुझे यही नहीं निक्टेटिंग पता। मेम्ब्रेन आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इसका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक। टेल वर्टिब्रे का कोई मतलब नहीं है, अनलेस आप अपने आप को बंदर कंसिडर करते हो, सबसे अलग, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का मतलब था, वो था सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने के लिए, बट आजकल के लोग घास फूस ना छोड़कर कार्निवोरस हो वो गए। लिटरल घास फूस डाइजेस्ट करने के लिए है, वो लिटरल घास फूस। सेल्यूलोज, हाँ सेल्यूलोज तो डाइजेस्ट करने लिटरल के लिए, क्योंकि सेल्यूलोज। पहले वाले जो हमारे इंसेस्टर थे बहुत ज़्यादा घास फूस खाते थे। होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या है इसमें से, देखिए बताओ। मैं बताता हूँ। होमोलॉग होमोलोगस का होमो होता है सेम, तो वो एक टाइम पे हुआ करते थे, नहीं अभी भी सेम ही है लेकिन अलग अलग काम है उनके। होमोफोबिक। ठीक है, वो नो नो। विंग्स ऑफ पिजन एंड बटरफ्लाई दोनों उड़ने के काम आता है। विंग्स ऑफ पिजन हाउसफ्लाई उड़ने के काम आता है। पिजन का विंग और ह्यूमन का आर्म और सीमा जी का चाम, तीनों ही बेकार है। नहीं, मुझे अपना चाम बोलना चाहिए था तो अच्छा लगता है मेरे को। तो देखिए, पिजन एव्स में आता है, ह्यूमंस किस में आते हैं? देखो, मम्मल्स में। कुल मिला के बात कुल ऐसी मिला के है। ऐसा है कि दोनों के होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। आप आंसर बताओ ना। थर्ड।
ओके ओके ठीक है ओके थर्ड ही है, मुझे पता है। हाँ क्योंकि देखो इसमें ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होता है। स्ट्रक्चर सॉरी सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम होता है, आई एम फंक्शन सो अलग अलग सॉरी, होता है। फंक्शन अलग अलग होता है। अब It's देखो okay. जैसे विंग्स ऑफ बैट हाउस फ्लाई बटरफ्लाई है, ये करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि इन सबका सेम फंक्शन है, सब उड़ने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन पिजन उड़ने के लिए यूज़ करता है और आप उड़ नहीं सकते अपनी बाजुओं से। उड़ हाँ। सकता है, यू कैन फ्लाई इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ। कुछ लोग क्लाउड नाइन से कभी उतरते ही नहीं है गाइस। बिलीव इन योरसेल्फ। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जिनके डिफरेंट ट्रेट्स होते हैं को क्या एग्जिबिट करते हैं बताइए। क्या एग्जिबिट करते हैं? वो एग्जिबिट करते हैं, ज़रा ऊपर जाइए ज़रा। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जिनके ट्रेट अलग अलग हों। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, देखो, क्योंकि एक देखो है वो क्लोजली, लेकिन अब धीरे 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 अलग अलग होते जा रहे हैं। देखो डाइवर्जेंट इज ऐसे कि एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं, ठीक है। दो भी हो सकती हैं, बहुत सारी कन्वर्जेंट इज कि एक सारी चीज़ें एक जगह आके मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, सब सारे बेवकूफ़ एक जगह आके मिल गए। ठीक है। तो दिस इज होमोलॉगस शिवाजी कि का उन फ्रेंड सबके सर्कल। स्ट्रक्चर अलग है बट वो सारे स्ट्रक्चर सेम है बट वो सारे डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा से आ रहे हैं, ठीक है। टेक्निकली स्पीकिंग जो डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा से आ रहे हैं, एक तरफ से आपकी हाउस फ्लाई आ रही है, ठीक है, एक तरफ से आपकी शिवाजी वेल आ आ रही रही है। है, एक तरफ से आपके ह्यूमंस आ रहे हैं, ठीक है, एक तरफ से आपकी बटरफ्लाई आ रही है, ठीक है। तो ये सब जो है ये सब जाके मिल तो एक ही जगह रहे हैं ना, कहाँ क्योंकि मिल रहा है? इनका स्ट्रक्चर सेम है। मंगल बाजार। चलिए आगे बढ़िए। सॉरी गलत बता दिया अरे मैंने, आगे बढ़िए यार, और ये बता भी नहीं रहा कि मैंने गलत बता दिया है। सब गलत बताते हैं। होमोलॉगस जो है वो होमोलोगस की डाइवर्जेंट तो बात हो ही एवोल्यूशन हो नहीं रहा है, है। पर मैं समझाऊंगी ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। होमोलॉगस में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हो रहा है क्योंकि उन सबका स्ट्रक्चर सेम ही है बट वो आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने लग जाते हैं, True. ठीक है। और एनालॉगस में उन सबका फंक्शन सेम ही है बट वो फंक्शन सेम है, अलग अलग जगह से आए हैं, But वो एक ही अलग-अलग फंक्शन जगह इन्वॉल्व से कर आए। लिया उन लोगों ने। हाँ पढ़ाना। ठीक है। तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, तो इसमें से आपको क्या लगता है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कौन सी होगी? देखिए- ये वाली होगी ना। क्योंकि ये तो अलग अलग है, कर्सर ले जाइए वहाँ पे। हाँ ये तो अलग अलग जगह से आए हैं। हाँ ये सही बात है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। मज़ा आ जाता अगर आंसर गलत जाता। पोटैटो और स्वीट पोटैटो एडिबल पार्ट्स हैं, ये जहाँ तक मुझे याद है एनालगस है। क्यों है एनालॉगस? क्योंकि पोटैटो जो होता है वो रूट होता है और स्वीट पोटैटो शायद शूट होता स्टेम है। होता है, हाँ, वही, पोटैटो ट्यूबर होता है, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो होता है sorry। रूट की मॉडिफिकेशन है वो, सॉरी पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन है। पोटैटो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट की मॉडिफिकेशन है। जो भी है, मुझे खाने से मतलब है। एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स, देखो इसका आएगा ऑल ऑफ द अबव। ब्रेन, हार्ट, किडनी सारी आपकी कहाँ, कौन सी डर्मली अराइव्ड है? डिराइव्ड है, सॉरी, नॉट अराइव्ड है। यहाँ लिखा है देखो, ये लिखा है यहाँ पे कहीं पे लिखा ये था। तो रहा वर्टिब्रेट्स और हार्ट्स और ब्रेन, सबसे लास्ट लाइन, सबसे लास्ट हाँ लाइन। अदर एग्जाम्पल्स आर वर्टिब्रेट्स और हार्ट, वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन, और उसमें किडनी भी आई जाएगी, डजंट मैटर। फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर, पता है होमोलोगस, होमो क्यों? क्योंकि हम उनका हम सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन जहाँ देखे होमोलॉगस टिक कर दे, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ही है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन किसके पीछे की फोर्स है बताएं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन से क्या बना? होमोलोगस स्ट्रक्चर बना उसमें से। क्यों, मैं बता देता हूँ। क्योंकि देखिए पहले इनकी एंसेस्ट्री जो है वो सेम है, बाद में जाके ये लोग थोड़ा सिस्टम हैंग हो जाता है इन लोगों का और ये थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज होती है डिफरेंट जीनोटाइप्स के, किसकी वजह से होती है? अच्छा, सिमिलैरिटी आपकी जान से ना, आपकी जान से, मेरी जान से। जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज होती है डिफरेंट जीनोटाइप्स के, वो किसकी वजह से होती है? हाँ तो ये आएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है और वो आके सेम जगह कन्वर्ज। सिमिलैरिटी निकल रही है उनके अंदर से, सिमिलैरिटी निकल रही है, तो ओके, सही बात है। आगे बढ़ते हैं।
एनालगस ऑर्गन जो होते हैं, एनालॉगस, ठीक है, एनालॉजी, ठीक है, किसी एक बात के लिए आपने दूसरी बात कही समझाने के लिए, ठीक है, यानी कि उनके डिफरेंट ओरिजिन है लेकिन फंक्शन सिमिलर है, अलग अलग बातें हैं दो, लेकिन जो चीज़ डिलीवर कर रहे हैं वो है सेम। बताइए। जो रिजेम्बलेंस होती है हम्म, बहुत ज़्यादा वाइडली डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कॉमन अडेप्टेशन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? हम्म, दैट इज अगेन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अडैप्टिव क्या? वेरिएशन में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है। होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल, प्लीज टेल मी हु इज कॉलिंग मी। नेवर माइंड गाइज, नॉट दैट important कॉल। 48 wings, hold up boys, let me pause. Wings of bat slash bird and insect show, क्या हुआ? देखिए, बैट स्लैश बर्ड आया है मम्मल से एनोलॉजी। और इंसेक्ट आया है कहाँ? आर्थ्रोपॉड से। अलग अलग फाइलम, लेकिन काम एक ही है, एनालॉजी। जीत गया मैं। Organs having similar function but different origin and development are known as, एनालॉगस ऑर्गन। बिल्कुल सही, सीख रही हैं ये धीरे धीरे। सम ऑर्गेनिज्म में एनालॉगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं क्यों आते हैं? देखिए, एनालॉगस स्ट्रक्चर आ गए हैं, आपको विंग्स मिला है आपको इंसेक्ट से, और बैट में भी विंग्स है, बैट मैमल, इंसेक्ट आर्थ्रोपोड, काम दोनों एक ही सर्व करते हैं, वो है उड़ने का, उड़ाने का, तो उसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छी ड्राइंग दी थी यहाँ पे, अलग अलग जगह से आप आ रहे हो और एक जगह जाके कन्वर्ज हो रहे हो, इसकी भी नीड थी उड़ने की, इसकी भी नीड थी उड़ने की, और उसकी वजह से बने विंग्स। चलिए, अभी हम 50 क्वेश्चन हो गए हैं, ज़रा एक्यूरेसी देखते हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5-10 मिनट का। कितनी एक्यूरेसी होगी सीमा जी? 85 होगा, 90 होगा। 92% की एक्यूरेसी है, नॉट बैड, नॉट बैड। कुछ क्वेश्चंस बच रहे हैं हमें, होल्ड अप, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बच रहे हैं अभी, तो लेते हैं ज़रा 10 मिनट का ब्रेक एंड विल बी बैक। यस, सो मूविंग ऑन, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ज़रा वो वाला क्वेश्चन दिखा दें, समझा दीजिए एक बार ये वाला क्वेश्चन, वो रिकॉर्डिंग यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, तो जब डिफरेंट स्पीशीज़ आके सेम रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन दिखा रही हैं, यानी कि उन सब का डिफरेंट स्ट्रक्चर है बट वो एंड में आके रिजल्ट सेम है, यानी कि फंक्शन जो है वो सेम दिखा रहे हैं, दैट इज़ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, यस। नो डाउट। इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म कौन सा जानवर दिखाता है? तो ऐसा होता है ना, देखो, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ऐसा होता था कि धुआं धुआं, तो पेड़ पे धुआं सूट जम जाती थी, ठीक है, और वो सूट के चक्कर में वो जो डार्क मॉथ थे वो वहाँ ऐसे, पेड़ है तो उसके उनको एक कैमोफ्लाज मिल जाता था, तो जितने भी डार्क वाले मॉथ थे, मेलेनाइज मॉथ थे, वो जिंदा रह पाते थे। क्यों? क्योंकि भैया पेड़ काला, ये भी काले, दिखते नहीं था, कुछ दिखता नहीं था, बच जाते थे, प्रेडेटर्स वगैरह से बच जाते थे। तो पेपर्ड मॉथ होगा इसका एग्जांपल, नॉट वाइट मॉथ, पेपर्ड मॉथ। प्लीज गो अहेड, बोलिए। तो इसमें से क्या करेक्टली डिस्क्राइब करता है होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स को? ऑर्गन्स जिनमें एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज़ होती है लेकिन डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात कही है। जिनकी एनाटॉमिकल डिसिमिलैरिटीज़ होती है बट फंक्शन सेम होता है, दैट इज़ फॉर एनालॉगस, ठीक है। ऑर्गन्स जिनका कोई फंक्शन नहीं होता बट हाँ उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंसेस्टर्स में, ये वेस्टिजल की बात हो रही है, ठीक है। ऑर्गन जो कि सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में आते हैं बट लेटर में डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है, इसकी भी बात हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा पहला, जो कि सही है। नेक्स्ट चीज़, इसमें से कौन से पेयर ऑफ स्ट्रक्चर है जो होमोलोगस है? आइए मैं बताता हूँ। विंग्स ऑफ ग्रासहॉपर, फोर लिम्स ऑफ फ्लाइंग स्क्विरल, ये ना होमोलोगस है ना एनालॉगस है। हाइड्रा के टेंटिकल्स, आर्म्स ऑफ स्टारफिश, छोड़ो इसे। फोर लिम्स ऑफ सबसे नीचे वाले पे आता है, ये एनालॉगस है। थर्ड वाले पे आता है बैट के 4 लिम्ब और हॉर्स के 4 लेग्स, हाँ सही है, एनालॉगस है, सॉरी होमोलोगस है, होमोलोगस है। दोनों ही मैमल्स हैं
और दोनों का ही स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक सेम रहता है, बट फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान में फ़र्क है। जी बिल्कुल सही। इसमें से कौन सा होमोलॉगस की एग्जांपल नहीं है? वर्टिब्रेट हार्ट है, वर्टिब्रेट ब्रेन है, स्वीट पोटैटो और पोटैटो नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल्स ऑफ कुकुबिटा है, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में जो है सिमिलैरिटीज़ होती है, बट फंक्शन उनका डिफरेंट है। थॉर्न्स इज मतलब दोनों स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, टेंड्रिल्स भी और थॉर्न बोथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलॉगस स्ट्रक्चर, बताएं। होमोलॉगस स्ट्रक्चर इनमें से कौन कौन सा है? जिंजर और स्वीट पोटैटो हो सकता है, होल्ड अप। ट्रंक ऑफ एलिफेंट एंड हैंड ऑफ चिंपैंजी नहीं। नेल ऑफ मैन एंड क्लॉ ऑफ कैट, देखो आई गेस हाँ ये हो सकता है, नेल ऑफ मैन एंड क्लॉ ऑफ कैट हो तो सकता है। दोनों मैमल्स में ही आते हैं, दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन तो होगा ही। विंग ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाई नहीं है, और क्या क्या नहीं है मैं इतना श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ क्या क्या नहीं है। एलिफेंट की ट्रंक जो होती है वो लिम्ब तो नहीं होती है, लिम्ब की तरह वर्क तो करती है लेकिन लिम्ब तो नहीं होती है। तो फर्स्ट या लास्ट में से हो सकता है, एक्चुअली मैं श्योर नहीं हूँ। जिंजर और उसका दूसरा ऑप्शन क्या था? नाइस एलिफेंट, दूसरा ऑप्शन क्या था? जिंजर एंड स्वीट पोटैटो। जिंजर और स्वीट पोटैटो दोनों किसकी मॉडिफिकेशन है ये? मैं आपको बताती हूँ, आंसर थर्ड है, रूट्स की। नेल ऑफ। रूट की होती है। हाँ देखो, ये जिंजर जो होता है राइजोम होता है, स्वीट पोटैटो भी रूट की मॉडिफिकेशन है, बट फंक्शन क्या है उनका? स्टोरेज, दोनों का फंक्शन सेम ही तो है। क्या थर्ड कर देते हैं, स्टोरेज। दोनों का फंक्शन स्टोरेज ही नेल तो ऑफ होता है। मैन एंड क्लॉ ऑफ कैट। मेरे को तो लग रहा है क्या? सेकंड भी हो सकता है। बट मेरे को सेकंड लग रहा है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ भी हो सकता है। मेरे को सेकंड लग रहा है, बट एलिफेंट्स की 4 लिम्स भी तो होती है। सेकंड एनालॉगस है, हाउ? क्योंकि दोनों का काम सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, स्ट्रक्चर तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चिंपांजी के हाथ में और एलिफेंट के ट्रंक में फ़र्क तो होता ही है। डैम, आइए आगे बढ़िए। सही बात है। बोन्स ऑफ फोर लिम्स, अच्छा आपकी टर्न है, क्वेश्चन में इतना सोचने को पड़ेगा, ऐसे बताना। सही बात है। बोन्स ऑफ 4 लिम्स ऑफ वेल, जो कि वेल की 4 लिम्स है, और उनकी जो बोन्स है, और बैट और चीता और मैन, ये सब सिमिलर है स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि दे शेयर अ कॉमन एंसेस्टर, बिकॉज दे आर होमोलॉगस ऑर्गन्स, सो दे शेयर अ कॉमन। आगे बढ़ते हैं। आप इनके कॉमन एंसेस्टर हैं। इंसेस्टर नहीं, एंसेस्टर। इंसेस्टर साउंड वेरी बैड। आई विल से एंसेस्टर। एनालॉगस ऑर्गन जो होते हैं वो क्यों बनते हैं? वो बनते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के थ्रू, एनालॉगस जितने सही भी बात है, बिल्कुल सही बात कही है उन्होंने। कोई गलत बात नहीं कही है मैंने। नो शिट। 59 आपकी चांस। नया कॉन्सेप्ट है बाय द वे। अभी हम क्या क्या कवर कर चुके हैं अभी तक आपके हाँ, हिसाब अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया। कहाँ गए एनसीईआरटी? हाँ ये रहे, देखो अभी तक हमने मेलेनिज्म के बारे में कुछ खास उन्होंने क्वेश्चन पूछे नहीं, विच आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड अबाउट, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। से? काले दे लिबास दी शौकीन कुड़ी, ओके मेलानिज्म। ओके, नॉट दैट आई लव रेसिज्म, बट ठीक है। रेसिस्ट कहाँ है? गाना ही तो कोट किया मैंने, लिरिक्स ही तो कोट किया मैंने। वो भी काका का। और होमोलॉगस एनालॉगस से तो इनफ क्वेश्चंस पूछ लिया, तो ठीक है। अब हम अडैप्टिव रेडिएशंस पे आ गए। अडैप्टिव रेडिएशंस के बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया, तो वो सब मैं आपको मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो हुआ कि अडैप्टिव रेडिएशन क्या है, ठीक। तो अडैप्टिव रेडिएशन, उसमें इसके यही पूछा है कि वो बेसिकली है क्या। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पावर ऑफ अडैप्टेशन इन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये तो अडैप्टेशन का ही मतलब है कि हाँ भाई अडैप्ट कर लिया उसने, ठीक है। इसमें अडैप्टिव रेडिएशन का कोई लेना देना नहीं है। अडैप्टेशन ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जी नहीं, इससे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर टू वैरायटी ऑफ हैबिटेट, दिस इज द राइट आंसर। बिकॉज जैसा कि मैं फिर से डार्विन फिंचेस की एग्जांपल लूँगी, तो इन सब जो फिंचेस हैं इन सबका कॉमन एंसेस्टर था, बट बिकॉज ऑफ व्हाट, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, मतलब कुछ इंसेक्ट्स खाने लग गए, मतलब कुछ को इंसेक्ट्स नहीं मिले तो वो घास फूस उनको खाना पड़ा, तो उनकी बीक्स उस हिसाब से मॉडिफाई हो गई, और वो तंदूरी चिकन, हलीम, सब कुछ तो खाने उस हिसाब से वो
इसका आंसर काट आएगा, देंगे इसे, काट दे उसे, पॉज कर दे। इसका आंसर आएगा Biogenius. एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर और टू वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, हम्म, तो डार्विन जज किया फिटनेस थ्रू एबिलिटी टू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, एबिलिटी टू हैव सेक्स, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, कोइटस। बताए। डार्विन की जो फिंचेस थी वो आई थी गैलापागोस आइलैंड पर। आप मुझे करने को दे रही नहीं है। डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस। आगे बढ़ते हैं। 62। देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ बीक थी डार्विन फिंचेस में, गैलापागोस आइलैंड में। क्यों थी? वो थी, मैंने तोड़ दी थी। घुसा मारा। इन दोनों, इन सब में कंपटीशन आ गया था, ठीक है, और इसलिए नेचुरल सिलेक्शन, एक्चुअली नॉट इंटर स्पेसिफिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन। ये सारी की सारी फिंचेस अलग अलग सेलेक्ट हुई थी अलग अलग काम करने के लिए। नीट में। नहीं नहीं, नीट में नहीं, मतलब उस आइलैंड में अलग अलग चीज़ें थी, तो उन जैसे हल्दी थी एक और टाइम को तो उनका भी निकल जाएगा, आपका नहीं निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। सीमा जी आप तो मत ही बोलिए, आप तो ज़्यादा पर्सनल। नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, क्या? नेचुरल सिलेक्शन है ना इसका आंसर। 63, प्लीज़ गो अहेड। एवोल्यूशन ऑफ न्यूमरस स्पीशीज जैसे कि डार्विन फिंचेस, इसको अभी हमने पढ़ा, अडैप्टिव रेडिएशन आएगा। सही बात है। अरे सॉरी, गलती से मैंने सही बात ये बोल दिया। सिम्पाट्रिक स्पीशिएशन पे क्लिक कर दिया था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मैंने डिस्ट्रैक्ट रिलीज़ कर दिया गाइस। अकॉर्डिंग टू डार्विन के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी जो होती है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल में, वो होती है अडेप्टिव रेडिएशन की वजह से। बिल्कुल सही बात है। कॉमन एंसेस्टर फिर सारे, कोई कंगारू बन गया, कोई वॉम्बैट बन गया, कोई बैंडिकूट बन गया, कोई कोआला बन गया, बट होते कोई सारे सेम ही गॉड ने पनिशमेंट दी है इनको। so nice, स्पेशल क्रिएशन, स्पेशली एबल्ड क्रिएशन। आपके पास था ना अभी लैपटॉप इतनी देर से, अब मेरी चांस है। एवोल्यूशनरी पैटर्न, ही है, हमेशा आप भी यूज करते हो, कभी किसी गरीब को भी दे दो। एवोल्यूशनरी पैटर्न कैरेक्टराइज बाय रैपिड। देखो एवोल्यूशनरी पैटर्न, चल एक एक करके आपकी चांस। एवोल्यूशनरी पैटर्न जो कि कैरेक्टराइज होता है बाय रैपिड इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ काइंड्स। कर्सर, हाँ, तो एवोल्यूशनरी पैटर्न कैरेक्टराइज बाय रैपिड इंक्रीज इन नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, तो उसे हम कहेंगे अडैप्टिव रेडिएशन अगेन, क्योंकि क्लोज रिलेटेड स्पीशीज हैं और उनमें इंक्रीज हो गया। और थोड़ा तेज, ऑडियंस को बीच में आवाज़ बढ़ानी पड़ेगी फिर कम करनी पड़ेगी। गैलापागोस आइलैंड जो होते हैं, फिंचेस जो होते हैं गैलापागोस आइलैंड के, वो एविडेंस किस चीज़ का देते हैं? मेरा। एवोल्यूशन, बायोजियोग्राफिकल एवोल्यूशन, क्योंकि म्यूटेशन तो कोई थी नहीं। म्यूटेशन लीजिए। चुप्पा चुप खाऊंगा मैं। चुप्पा चुप रूल में। One of the important consequences of geographical isolation is a random creation of new species, तो कह सकते हैं वैसे speciation through रैंडम reproductive क्रिएशन isolation. थोड़ी, हाँ सही बात है। Isolation ऐसा हो सकता है। थर्ड वन, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आर अ गुड एग्जांपल ऑफ ये। मार्सुपियल क्यों बोलते हैं उनको हम लोग? क्योंकि पाउच्ड मैमल्स होते हैं, पाउच्ड मैमल्स का अलग से नाम है मार्सुपियल्स। पाउच्ड मैमल। वाला। डार्विन के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन क्या है? स्लो है, कॉन्टिन्यूस है और ग्रेजुअल है। धीरे 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 धीरे। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हमें कहती है, जो डार्विन ने दी थी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कैसे हुआ है। देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गन थ्रू, नहीं ये तो लमार्क की जो लमार्क ने दिया था वो है, ये गलत भी है ये। इनॉर्मस रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। वेट रुकिए, बिल्कुल सही है, सर्वाइवल ऑफ द रिप्रोडक्टिव फिटेस्ट। जिन लोगों ने ध्यान दिया इन सब चीज़ों में, वो लोग जिंदा हैं आज। जिन लोगों ने मैगी खाई वो जिंदा नहीं। वो जिंदा नहीं बचे। नहीं, हम यहाँ कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं करेंगे, लेकिन लमार्क के हिसाब से जिराफ की लंबी गर्दन क्यों है? ताकि वो ऊंचे पेड़ खा सके। खट्टी ब्रोथ लमार्क
के अकॉर्डिंग जिराफ की लंबी गर्दन इसलिए है क्योंकि वो ऊंचे पेड़ से इट्स खाते हैं। एंसेस्टर्स स्ट्रेच देयर नेक्स टू गेट फूड, तो उनको लगा कि धीरे धीरे उन्होंने इतने स्ट्रेच कर लिए अपने गर्दन Stretching exercise कि से। वो लंबे हो गए। Mewing करते थे। उस हिसाब से तो ह्यूमंस का कुछ और भी लंबा होना चाहिए था। म्यूइंग स्ट्रीक टूट गई उनकी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जिससे डार्विन एग्री करेगा? इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, हाँ सही बात है, एग्री करेगा। एवोल्यूशन पर्पसफुल होता है और डायरेक्टेड चेंज ओवर टाइम, अच्छा ये भी सही बात है, सही बात है। पर्पस, एक पर्पस होता है भाई एवोल्यूशन का, नेचुरली फिटेस्ट लोग बचे, रिप्रोडक्टिवली फिटेस्ट, सॉरी। नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है भाई, एवोल्यूशन टेक प्लेस करती है नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, सही बात है। तो मुझे लगता है कि चारों की चारों चीज़ें सही हैं, तीनों की तीनों चीज़ें सही हैं, इसलिए चारों की तीनों की। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कुछ बिहेवियर्स जैसे कि मेटिंग और Mating, केयरिंग करना अपने केयरिंग, बच्चों के लिए बच्चों। जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं कुछ स्पीशीज में, बर्ड्स की, ठीक है। तो इन बिहेवियर्स का जो प्रेजेंस है वो किसकी वजह से है? ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू। विद अच्छा इन लोग देयर लाइफ खांसी के टाइम्स नहीं ऐसा भी बोलते, हो सकता है कि बर्ड्स डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न, बिल्कुल गलत है, दे डू हैव द एबिलिटी टू लर्न। सही बात है। इंडिविजुअल बर्ड्स पढ़ा दो होती ना, है वो नहीं नीड पढ़ा टू दो। लर्न टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, नहीं ये भी गलत है, उनको ऐसा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनको पहले से आता है। ये जो बिहेवियर्स है इन्होंने हेल्प किया बर्ड को टू सर्वाइव इन द पास्ट, सही बात है, बट विद इन देयर लाइफ टाइम्स बर्ड डेवलप दीज बिहेवियर। आई थिंक इसका थर्ड और फोर्थ में से कोई होना चाहिए। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बिहेवियर जैसे मीटिंग और Height केयरिंग फॉर द control यंग वंस, अच्छा ये बिहेवियर क्यों है, ऐसे बिहेवियर क्यों है? ऐसे बिहेवियर मीटिंग ने सर्वाइवल में हेल्प किया है पास्ट में, Yes. केयरिंग फॉर यंग वंस एंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, विद इन देयर लाइफ टाइम बर्ड डेवलप दिस बिहेवियर। केयरिंग फॉर यंग वन तो हाँ मतलब, Parental care. आई विल गो विद थर्ड वन, आई विल गो विद फोर्थ। आई विल गो विद थर्ड। आपका सही हो मेरा सही हो, एक ही तो बात है, तो इसका क्रेडिट मैं लूँगा। कोई मुझे ये बता ज़रा कमेंट्स में कि ये गलत क्यों है। क्या है सीमा ये जी वाला? गलत नहीं, सीमा जी गलत क्यों है? मैं गलत नहीं हूँ और मैं इसका रीज़न भी दे सकती हूँ। कहाँ गया क्वेश्चन? 74। हाँ तो देखो, अच्छा हाँ, दीज बिहेवियर्स अब विद इन देयर लाइफ टाइम जब ऐसा नहीं कर Mixed सकते कि behavior. बर्ड्स ने ऐसा हम्म। बिहेवियर शो किया, डेवलप किया। हम ऐसा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स भी तो शुरू से मेटिंग कर रहे हैं और अपने यंग वंस के लिए केयर कर रहे हैं। मैं तो नहीं करी आज तो तक। क्यों? क्योंकि आपको मेट करने को मिला है अब तक, कोई सही है बात जो है। आपके साथ मेट करने को है तैयार। सही बात है। तो इन्होंने उनको हेल्प किया टू सर्वाइव इन द पास्ट क्योंकि वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स जो थे प्रोड्यूस नहीं करते थे, उनकी एक दो ऑफस्प्रिंग्स ही होती थी, इसलिए दे यूज टू टेक केयर ऑफ देम ताकि उनकी स्पीशीज जो है वो बनी रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए गुड एक्सप्लेनेशन, प्राउड ऑफ यू, गुड। ओके, इसमें से Good कौन girl. सी सीक्वेंस प्रपोज की थी डार्विन और वॉलस ने फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन? टेल। पहले हुई ओवर प्रोडक्शन, फिर आई वेरिएशन, फिर थोड़ा कांस्टेंट हुआ, फिर नेचुरल सिलेक्शन हुआ। अच्छा मेरे हिसाब से ओवर प्रोडक्शन लास्ट में अगर नहीं रखा है इन्होंने, थोड़ा नहीं रखा है, कॉन्स्टेंसी फिर लास्ट में रखते हैं, कुछ कुछ तो होना चाहिए ना लास्ट में, कुछ अच्छा सा होना चाहिए। ओवर प्रोडक्शन हुई, फिर वेरिएशन आई, फिर नहीं ओवर प्रोडक्शन फिर नेचुरल सिलेक्शन आनी चाहिए ना। नहीं ओवर ऐसा कोई प्रोडक्शन, ऑप्शन ही नहीं है। रुकिए रुकिए वेट होल्ड अप, ओवर प्रोडक्शन आई उसके बाद क्या आएगा? ओवर प्रोडक्शन के बाद ओवर प्रोडक्शन हुई, फिर कांस्टेंसी मतलब पॉपुलेशन साइज को कांस्टेंट करने के लिए मेरे हिसाब से फोर्थ वेरिएशंस होगा, हुई, मेरे हिसाब से फोर्थ होगा। मतलब पहले वेरिएशन हुई हम्म। फिर नेचुरल सिलेक्शन हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन के बाद ही तो नेचुरल सिलेक्शन होगा। Yes. ओवर प्रोडक्शन कैसे? सही बात है. पहले वेरिएशन आएगी, फिर अलग अलग तो वो वेरिएशन, तो इसमें भी हो ओवर प्रोडक्शन पहले आनी चाहिए। मैं बस ये चाह रहा था कि कॉन्स्टेंसी लास्ट में आ जाती तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता। लेकिन आपके आप exam चाहते हो मैं फोर्थ करूँ? एक बार एनसीईआरटी से वो कर लेते हैं, ओवर प्रोडक्शन आप जो करेंगे। cheating कर रहे हैं. तो कोई पेपर चल रहा है अभी? दिल पे क्यों ले रहे हैं? दिल पे क्यों ले रहे हैं बातें? दिल पे लेने वाली बात है। वहाँ पे एग्जामिनर को बोलना कोई पेपर चल रहा है. लिख के दे दिया एग्जाम हॉल से.
ओवर प्रोडक्शन जैसे तो इसमें कुछ दिया भी नहीं होगा। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू गो टू द टॉयलेट अगर आपका नीट का एग्ज़ाम चालू हो रहा है तो, चालू हो गया है तो? ड्यूरिंग द एग्जाम। नहीं है। एग्जाम I'll go with- आप बताओ, व्हाट विल यू गो विद? सब बढ़िया, आप बताओ। आप बताओ इसका सब आंसर बढ़िया। आप क्या मार्क करोगे, ताकि आप बाद में मेरे को ना बोलोगी मैं कभी गलत नहीं होता, कभी सही नहीं होता। इधर लाओ, इधर आओ। अगर मैं होता आपकी जगह तो ओवर प्रोडक्शन क्विट कर देता। सही बात है। मुझे तो थोड़ी लग रहा है डार्विन एंड वॉलस फॉर सीक्वेंस। आओ एक बार सीक्वेंस देखते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं डायरेक्ट है से बात नहीं sequence। करी कभी लाइक। सीक्वेंस नहीं है, ओवर प्रोडक्शन भी नहीं है। ओवर प्रोडक्शन भी नहीं है। कुछ लॉजिक लगाते हैं, रुको। ओवर प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले एलिमिनेट करते हैं। ओवर प्रोडक्शन हुई, फिर वेरिएशन आई, लेकिन जब तक नेचुरल देखो, नेचुरल सिलेक्शन के बाद कॉन्स्टेंसी आनी चाहिए, है ना? व्हाट डू यू थिंक? पहले नेचुरल सिलेक्शन होगी, उसके बाद कॉन्स्टेंसी आएगी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ। ठीक है, तो ऐसा कहाँ पर है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है, फोर्थ वाले में। ठीक है, फोर्थ करो एज यू विश। कल जब मैं धनिया मैं तो कह रही हूँ इसका थर्ड होगा, मैं तब से कह रही हूँ, मेरी को सुनता कहाँ है। चलो डाउट में डाल देता है। मैं सब जा सकती हूँ, बट ठीक है, डाउट में डाल ऋषभ दो। पंत, ऋषभ पंत मिले थे आपको, कैसे हैं वो? वो फुटबॉल खेल रहा है। बढ़िया, उसकी टांग नहीं टूट गई थी? सही बात है। हाथों से खेल रहा है, हैंडबॉल खेल रहा चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई कमेंट्स में बता देगा है। होपफुली। फुटबॉल खेला मैं है जो मेरा बताना फेवरेट। चाह रही हूँ, बट बताइए 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 बताइए। देखो, जैसे मैं डार्विन फिंचेस की अगर एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो सबसे पहले वो लोग गैलापागोस आइलैंड पे रहते थे, ठीक है? वो लोग अच्छा, फिर? हाँ, जो फिंचेस थी, हम्म। ठीक है, तो मतलब उनकी ओवर प्रोडक्शन हो रखी थी वहाँ पे, सब लोग एक जैसे थे वो फिंचेस, ठीक है? ओवर प्रोडक्शन, आर यू श्योर? ये गुलिवर स्टाइल वाला नहीं है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो मतलब वो सब एक जैसे थे, दैट मीन्स उन सबकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी वहाँ पे, ठीक है? तो फिर क्या हुआ विद टाइम, क्या हुआ, पॉपुलेशन को कांस्टेंट करने के लिए, वो लोग ठीक है। एब्सेंट चले गए। सही बात। क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी हो गई थी, हम्म, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, रिसोर्सेज की कमी थी, तो कुछ लोग जाने लगे आइलैंड से उड़ के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, जो कि पास आसपास की जगहें थी, ठीक है? मेरा घर तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि उसके बाद क्या आता है, वेरिएशन, ठीक है? अब क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाने लगे, तो कईयों को वहाँ पे डिफरेंट रिसोर्सेज मिले, जिसकी वजह से कि उनमें वेरिएशंस आ गई, ठीक है? फिर नेचर ने उनको नेचुरली सिलेक्ट किया, जो कि जिनमें भी वेरिएशंस आई थी उनमें से सबसे ज़्यादा फिटेस्ट जो था, Yes. रिप्रोडक्टिवली फिटेस्ट, उसको चूज़ किया। और फिर God उसके ने बाद उनको नेचुरल punish सिलेक्शन आई, अच्छा। क्योंकि ऐसी कंडीशंस बनी नेचुरल सिलेक्शन के लिए। नेचुरल सिलेक्शन ऐसी अपने आप नहीं आती, कंडीशंस बनती हैं तब आती है। ओके। हाँ, तो इसलिए इसका आंसर थर्ड है। अच्छा, मतलब ये बाय द वे ये मैकेनिज्म है क्या? अच्छा नहीं, मैकेनिज्म नहीं है। सीक्वेंस है। हाँ, मेरे हिसाब से आप जो कह रहे हो वो शायद यहाँ पे है, वो है ना? एक बार हम ये पढ़ें। प्लेट में नहीं, इसमें नहीं। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75। मेजर डिमेरिट ऑफ डार्विनिज्म इज? डार्विन गिरे कैसे थे? कब गिरे थे? द फॉल ऑफ डार्विन। मेरी नज़रों में बताइए, डार्विनिज्म का मेजर डिमेरिट क्या था नॉन आपके हिसाब से? डिस्क्रिप्शन फॉर रीजन ऑफ वेरिएशन, क्योंकि उसने बताया नहीं कि वेरिएशन हो क्यों रही है। सही बात है। उन्होंने, उसने, आपके मौसा जी हैं वो? अपने मौसा जी को उन्होंने बोलूँगी, इसको नहीं बोलूँगी। अपनी इसमें- मौसा जी से बात करती हो आप कभी? एक मेजर क्रिटिसिज्म बताइए डार्विन की थ्योरी का। उन्होंने ये मान लिया कि इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होता आ रहा है। सही बात है, तो कोई गलत नहीं गलत हुआ चीज़ ना। तो नहीं है। गलत चीज़ तो नहीं है ये। इसमें गलत क्या था? उन्होंने ये नहीं बताया कि वेरिएशन क्यों हो रही है। वेरिएशन हो रही है, लेकिन क्यों हो रही है? सही बात है। चुप हो जाते थे, ऐसे कभी मुझसे कभी पूछ ले कोई कि कहाँ जा रहे हैं आप, सोच रहा हूँ मैं भी। हाँ, तो वो कह देते थे कि नहीं मुझे जल्दी जल्दी धनिया लेके जाना है,
मिस डार्विन बुला रही हैं। जैसे किसी से पूछे थे कि आप क्यों गुस्सा है तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था कि वो गुस्सा है क्यों। ये तो सीमा सी ये कर किसी दिया। सेंसलेस बात हुई। पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज अगर लेते हैं हम थोड़ा सा ब्रेक, जल्दी से आते हैं 5 मिनट में बढ़ते हैं आगे। 70 पॉपुलेशन अगर ज़्यादा सूटेबल इन्वायरमेंट में चली जाती है तो क्या होगा उसके साथ? प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा, रिप्रोडक्शन कम हो जाएगा, अनलिमिटेड खाना आ जाएगा। वैसे सिर्फ सर्वाइवल रेट बढ़ेगा और तो कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला। Okay, then I think more suitable, हाँ, better survival rate and availability of unlimited food. Unlimited तो नहीं होता है, but yes, I will. हाँ, तो इसका आएगा better survival rate. रेट ऑफ सर्वाइवल। लमार किज्म से क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं? लॉस ऑफ टेल ऑफ ह्यूमन। देखो लमार किज्म बेसिकली होता है यूज़ करोगे तो ये क्या है? थर्ड वाला कितना फनी है। थर्ड वाला बताइए ज़रा। और Weak progeny of a Nobel laureate. ये फनी क्यों है बताओ मेरे को। पता नहीं. मैं बताता हूँ क्यों फ़नी है। लिसन, लमार्किज्म कहता है, लमार्किज्म ये कहता है कि जो यूज़ करोगे वो रहेगा, जो नहीं यूज़ करोगे वो ख़त्म हो जाएगा, है ना? ठीक है। हाँ. देखो इधर, तो आपका जो टेल है ह्यूमन की, कर्सर ह्यूमन की जो टेल है, टेल ह्यूमन नहीं यूज़ कर रहे थे, ख़त्म हो गई। नेक गर्दन यूज़ कर रहे थे, जिराफ बढ़ती चली गई। नोबल लॉरिएट जो होगा वो एक्सरसाइज नहीं करता होगा, तभी उसको नोबल प्राइज़ मिला है, इसलिए उसकी प्रोजेनी वीक होगी। हाँ. समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही बात है। हाँ, ये थर्ड वाला कैसे एक्सप्लेन करोगे भाई? म्यूटेशन डिस्कवर्ड बाय ह्यूगो देव राइस। मुझे नहीं पता, आप बताओ। Small and directional. एक बार एनसीईआरटी से रेफरेंस दिखा दो बस। According to Hugo de Vries या फिर Vries, whatever his name is. राइस, क्या दे? देव राइस, देव Okay. राइस। म्यूटेशन जो होती है वो रैंडम और डायरेक्शनलेस होती है, जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है? तो इसलिए इसका आंसर आएगा सेकंड वन। फिर उसके बाद है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन स्पीशिएशन को लीड करती है। मतलब एक बहुत बड़ी म्यूटेशन हो गई, इतनी बड़ी म्यूटेशन हो गई कि अब आप स्पीसीज ही अलग बने। यस, किसी ने सोची ना होगी। तो उस समय कहते हैं उसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं शायद उसे। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन जिनसे की स्पीशिएशन होती है उनको सॉल्टेशन कहता है, अकॉर्डिंग टू Saltation Hugo कहते de हैं? Vries. अच्छा, तो हाँ, लिखा तो है। सॉल्टेशन इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन. लिखा तो है, बात तो सही है। माय बैड, मेरा गंदा। ह्यूगो देव राइस ने अपनी जो म्यूटेशन की थ्योरी दी थी वो किसके ऊपर? वो शायद लास्ट वाले के ऊपर काम करते करते दी उससे होगी। किया था काम इनोथिना था मार्कियाना पे, एक ही बात है। अब यहाँ से थोड़ा मेरा जिसको सिस्टम हम हैंग हो बोलते हैं प्राइमोस, प्रिमरोज, आई एम सॉरी, प्रिमरोज बोलते हैं उसको, इट्स ओके। ठीक है? प्रिमरोज अमेज़न प्राइम दे रखा था। अमेज़न प्राइम ले रखा अब काट दिए गए एनसीईआरटी से, पहले था एनसीईआरटी में, अब नहीं है. है। आगे बढ़ते हैं। Which म्यूटेशन थ्योरी के लिए सच बात क्यों नहीं है? सॉल्टेशन होता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, करेक्ट। म्यूटेशन से स्पीसीएशन हो जाती है, नॉट ऑलवेज। म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शनल होते हैं। हाँ, म्यूटेशन ग्रेजुअल डायरेक्शनल और ग्रेजुअल होते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सही बात है. Mutations are mainly responsible for maintaining genetic continuity between parents and offspring. नहीं, वेट, म्यूटेशन Variations in organisms, है ना? हाँ हाँ ठीक है। वेरिएशन ले आता है, एकदम अचानक से वेरिएशन ले आता है। आगे आगे। Okay, I like these type of questions. एक पॉपुलेशन है जिसमें 100,000 इंडिविजुअल है, ठीक है? 360 belong to the genotype this, 480 this and remaining this. तो frequency of allele A in the population Cursor. क्या होगी? देखो. Ignoring this elephant. Does not look like an elephant, but okay.
What does it look like to you? तो 1000 है, हम्म, ठीक है। उसमें से क्या क्या बोला इसने, एक सेकंड पहले तो मैं इसको एडजस्ट करूँ। हाँ, तो 360, तो कौन कौन सा जीनोटाइप है? एक है AA मतलब होमोजाइगस, एक है AA हेट्रोजाइगस, और एक है AA होमोजाइगस रिसेसर। तो AA के है कितने इंडिविजुअल्स? 360, हम्म, उसके है 480 हम्म, और उसके है 160, हम्म, ठीक है। ठीक है जी। तो उसने पूछी है फ्रीक्वेंसी कौन सी अलील की? ए अलील की, ठीक है। तो क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी? पता नहीं मेरे को। देखो आपको कैपिटल ए हार्डी की। वीनबर्ग प्रिंसिपल पता है? कैन यू? नहीं, हार्डी वाइनबर्ग होता है वो। वीनबर्ग वो होता है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, पी स्क्वायर प्लस q Q स्क्वायर square प्लस 2ab इक्वल्स टू 1। प्लस 2PQ इज इक्वल्स टू 1। 1। तो ये होती है किसकी? ये होती है किसकी? हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी, ये होती है होमोजाइगस की, हम्म, होमोजाइगस डोमिनेंट और ये होमोजाइगस रिसेसिव, रिसेसिव। ठीक है। तो अगर हम इस पे देखें हम्म, तो हम इस सब का स्क्वायर करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट? इन सब का स्क्वायर करके कुछ भी? सेकंड, ये p स्क्वायर, ये 360 ही है, तो यानी कि p स्क्वायर की वैल्यू कैपिटल A कैपिटल है, यानी कि ये इसकी वैल्यू p की वैल्यू 6 है, यानी कि 0.6 60 है। है। 0.6 इसका आंसर। 60 0.6 है, यू श्योर? राइट वाइफ वाइफ बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने। तो समझा तो दो ऑडियंस को। आप समझाओ, आपने आंसर बताया है। देखो ऐसा है, वैसे मुझे नहीं पता ये चीज़, तो मैं उस पे करता हूँ, इंटुइटिवली ही मैं भी सॉल्व करता हूँ। intuitively करती थी। ओके। Based on this, the frequency of allele A in the population is frequency of allele. Heidi Weinberg principle क्या कहता है exactly? Hold up, let me check. Heidi नीचे है। Weinberg नीचे है क्या? ये तो रहा, ऊपर चला गया। अरे इसकी इक्वेशन ढूंढ रहा हूँ मैं। इसकी इक्वेशन यही दी होगी इधर अगले पेज पे। इक्वेशन तो दी ही नहीं। अच्छा ये रही। बेसिकली पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो वैसे हमारे टोटल पॉपुलेशन ले रखा है 10,000 ले रखा है, हाँ, ठीक है। तो अगर इसे 1000 स्केल है। करेंगे, हाँ सॉरी 1,000 ले रखा है, तो अगर 1,000 को हमने एक में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ये एक्सप्लेनेशन बहुत ख़राब है बट अभी के लिए काम चला लो। मुझे लगता है 1000 को डिवाइड करना है। 1,000 को हमने एक में अगर बना लिया तो 360 हो जाएगा, कितना? 0.36, ठीक है। और 0.36 बराबर है आपका इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए। फ्रीक्वेंसी ऐड नहीं करेंगे? नहीं क्यों करेंगे, उससे मतलब नहीं है हमारा, ठीक है। देखो इधर 0.36 इंटू 0.36, ठीक है, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो ए हो जाएगा, सिर्फ सिंगल ए हो जाएगा आपका 0.6। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। गो अहेड। एक पॉपुलेशन में हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में जो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, तो हेट्रोजाइगोट की कितनी होगी? अच्छा, डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी Easy 0.5 है, बताइए फिर। इजी पीजी, बताइए इजी बताइए। पीजी। देखो मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 0.5, और हमें बतानी है इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी कितनी होगी? इसकी कितनी होगी? What the fuck? What the fuck? फ़ोन fuck, किसका fuck? आ रहा है? फ़ोन आ किसका रहा है? पॉज कर दे। तेरा आ रहा है। ओ ऐसा है सीमा जी, आप तो हैं बैल बुद्धि, अच्छा ठीक है। ऑडियंस को ये बात पता नहीं है। अच्छा। तो देखिए वो कह रहे हैं कि पी जो है, पी ना कि पी स्क्वायर 0.5 है, ठीक है। और हमें पता है कि डोमिनेंट और रिसेसिव एलील दोनों का जो वो होगा सम होगा, ठीक है, वो इक्वल्स टू क्या है? 1 है, ठीक है। मतलब जितने भी एलील हैं, सिर्फ दो मान के चलें, जो भी कॉम्बिनेशन है, चाहे ये हो कॉम्बिनेशन या चाहे ये हो कॉम्बिनेशन या चाहे ये हो कॉम्बिनेशन, है तो कुल मिला के दो ही एलील, कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल है।
तो आधा जब कैपिटल ए है, आधा जब डोमिनेंट है, तो आधा क्या हुआ? रिसेसिव। क्यू क्या हुआ आपका? 0.5। अगर आपका पी 0.5 है तो आपका क्यू भी क्या हुआ? 0.5। कि मतलब यहाँ आधे आपके कैपिटल हैं और आधे आपके क्या है? स्मॉल है। स्मॉल हैं। तो जब हम सम देखेंगे इनका, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर होता है कितना आपका? 2pq बराबर होगा कितना आपका? 1। 1 के। कैसे आया? इसको स्क्वायर कर दिया। ये कैसे आया? लॉजिकली आया। ये आपका 1 थाला फॉर रीजन 7 क्यों लग अरे रहा है? ठीक है ना, ओके। हर जगह आपको ठाला दिखता है। तो अगर मैं ये वाला सिर्फ इस पे ध्यान दूँ तो 2 इंटू पी की फ्रीक्वेंसी कितनी? कितनी पी की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.5 का 0.5 इंटू और क्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी? 0.5। 0.5। तो ये 0.5 हो गया आपका आंसर, है ना? हाँ। और ये जो p आपको लग रहा होगा ये तो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर ही अगर 0.5 हो जाएगा। नहीं, पी स्क्वायर 2.25 ही है। पी स्क्वायर 0.25 है ना कि 0.5। 2.25। 2.25 कैसे आ गया? 0.25। यस, 0.25। जीन पूल ऑफ अ पॉप, अच्छा आप ही टर्न। एक पॉपुलेशन का जीन पूल जो है वो टेंड्स टू रिमेन स्टेबल, ठीक है, अगर पॉपुलेशन बड़ी है, ठीक है, बिना लार्ज स्केल म्यूटेशंस के और बिना माइग्रेशन के और बिना नेचुरल सिलेक्शन के, बिना रैंडम मीटिंग के, तभी उसका जीन पूल जो है स्टेबल रहेगा। अगर उसमें कोई रैंडम मीटिंग नहीं होगी, म्यूटेशन नहीं होगी और पॉपुलेशन बड़ी होगी, रैंडम मीटिंग होगी तो जीन पूल डिस्टर्ब हो जाएगा। चलिए, किस कंडीशन में जीन रेशियो कांस्टेंट रहेगा? इन विच कांस्टेंट, अच्छा, मतलब किस कंडीशन में जीन रेशियो कांस्टेंट रहेगा? अगर आपका आई गेस पता नहीं मेरे को। जीन फ्लो में सेक्सुअल सिलेक्शन क्या है? मे बी नेचुरल सिलेक्शन ही है ये। आई डोंट थिंक सो। जीन फ्लो क्या होता है? उसमें तो जीन्स फ्लो कर रहे हैं ना, तो जीन जो रेशियो सेम कैसे रहेगा? तो सारे जीन एक म्यूटेशन साथ में flow- भी नहीं रहेगा, रैंडम मीटिंग में भी नहीं रहेगा, सही बात है। सेक्सुअल सिलेक्शन कर देता है। रैंडम मीटिंग, अच्छा कैसे? बताना भाई कैसे। कोई बात नहीं, डाउट में डाल रहे हैं। नहीं, डाउट में रहने दे। क्वेश्चन नंबर 88। रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन में अगर रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम रुक जाओ, इफ रैंडम मीटिंग पॉपुलेशन इज इन, अच्छा एक ऐसी पॉपुलेशन जो रैंडम मीटिंग कर रही है वो इक्विलिब्रियम में, ठीक है। विच मतलब इनमें से कौन सी चीज़ होगी जो जीन फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाएगी आइसोलेटेड एक पॉपुलेशन में? नॉन डायरेक्शनल मैनर में। नॉन डायरेक्शनल मैनर में बताएं। मुझे आता ही नहीं है, दीजिए एक बारी। ये रहा। ये देखिए डायरेक्शन, ये कुछ तो है ये हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल की कॉन्सेप्ट, इसका हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल ही है ना। तो ये कह रहा है कि नॉन डायरेक्शनल मैनर में आइसोलेटेड पॉपुलेशन में आपका चेंज आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, म्यूटेशन अगर हो जाती है तो या तो भाई म्यूटेशन एक ही चीज़ को फेवर करेगी, मालूम नहीं, नॉन डायरेक्ट पता नहीं मेरे को, आई जेन्युइनली डोंट हैव एनी आइडिया। अडेप्टेशन, माइग्रेशन, सिलेक्शन, जीन फ्री माइग्रेशन से तो नहीं होगा क्योंकि फिर सारी की सारी पॉपुलेशन जाती है। में चेंज म्यूटेशन की वजह से ही आएगा, म्यूटेशन की वजह से क्योंकि आएगा। म्यूटेशन डायरेक्शन लेस होती है और उन्होंने नॉन डायरेक्शन लेस होने का क्या मतलब होता है? मुझे यही नहीं पता है। मतलब आपको पता नहीं है कि कब कहाँ कैसे म्यूटेशन हो जाए और किस डायरेक्शन में हो जाए। डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन, समझा नहीं मैं। मतलब यू डोंट नो, मतलब जैसे जीन्स से अच्छा, मैं वो नहीं बताता होता, हूँ, देखो आपको देखो पता है, मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल देते हुए, जैसे वो होता है सिकल सेल एनीमिया, उसमें क्या होता है कि उसमें एक तरफ से एक अमीनो एसिड जो है सीक्वेंस वो चेंज हो जाती है उसकी, है ना, बट किसी को नहीं पता ना कि वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है चेंज, पता है नहीं ना, बट वो म्यूटेशन है, वो है ना, होगी। मैं बताता हूँ, मेरे पास भी एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया के अलावा भी। 3 टाइप की ना आपकी ना देखो, नेचुरल सिलेक्शन से ब्ला 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 जो भी है, मुझे पता है पॉपुलेशन में 3 टाइप का चेंज हो सकता है, ठीक है। मान लो कि हम लोगों से ह्यूमंस में नेचुरल सिलेक्शन होने लगी इस टाइप की कि जितने भी एग्जैक्टली 6 फीट के लोग हैं वो नेचुरली सेलेक्ट हो रहे हैं
सबसे ज़्यादा फेवर्ड हो 6 फीट, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि जो, चलो मीडियम साइज इंडिविजुअल है 6 फीट नहीं लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, 5 फुट 8 ले लेते हैं, 5 फीट 8 ले लेते हैं, चलो 5'7" ले लेते हैं, लेट्स इंक्लूड द वुमेन ऑल्सो, 5'7" ले लेते हैं, ठाला फॉर अ रीज़न, ठीक है। 5'7" की हाइट जो है, मान लो कि ह्यूमन स्टार्ट प्रेफरिंग दिस पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, मान लो सिर्फ यही पर्टिकुलर हाइट मीडियम साइज इंडिविजुअल फेवर हो रहे हैं। स्टेबलाइजिंग में क्या होता है, स्टेबलाइजिंग में और ज़्यादा लोग 5'7" करने लगेंगे, नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी 5'7" वाली हाइट चाहिए, ठीक है। ये होती है स्टेबलाइजिंग, मतलब आपका जो वो है मीन कहते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसको, मीन साइज इंडिविजुअल लोग ढूंढने लगेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, डिसरप्टिव में क्या होगा, 5'7" से ना किसी एक डायरेक्शन में चला जाएगा वो, मतलब 5'7" से मान लो अचानक से लोग प्रेफर करने लगे 7'8", ये डिसरप्टिव हो गया, एकदम सिस्टम ही हिल गया, बिल्कुल इधर से उधर चले गए, ठीक है। और एक चीज़ होती है 2 पीक फॉर्म हो सकती है, अब हो सकता है बाद में लोग एक साइड से 5 फीट प्रेफर करने लगे और दूसरी साइड से 6 फीट प्रेफर करने लगे, अब आपकी 2 पीक बन गई, कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं तो कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं, है ना, ये होता है डिसरप्टिव। अब हमें ये बता था नॉन डायरेक्शनल मैनर में क्या चेंज, कौन सा चेंज आएगा, तो आई गेस हाँ म्यूटेशन ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपकी चांस। change in frequency may of alleles gain population results in the evolution as proposed by, यानी कि alleles की frequency में जो change आता है वो कौन से evolution से होता है, कौन से evolution की वजह से होता है, और वो किससे प्रपोज किया था, वो था हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी-वाइनबर्ग प्रिंसिपल, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम दिया गया था, वो इन्फ्लुएंस है जीन फ्लो से, ठीक है। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मतलब इन एंड नेचुरल सिलेक्शन, जो ये नंबर 1 है ना कि p² + q² + 2pq, ये सब जो चीज़ें हैं ये कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, अच्छा यहाँ लिखा है, ये सब लिखा है, ये लाइन, ये इक्वल्स टू 1 है, हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, ये इक्वल्स टू 1 है, ये और कौन कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो हाँ जैसा कि सीमा जी ने बताया कि ये जो चीज़ें हैं ये इन्फ्लुएंस हो जाती हैं इन सब चीज़ों से, तो नेचुरल सिलेक्शन ही एक और ऑप्शन है। चलिए 91 पे आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं गाइस, चलिए। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल नहीं ऑपरेट करेगा अगर पॉपुलेशन जो है फ्री इंटरब्रीडिंग होगी, नहीं फ्रीक्वेंट म्यूटेशन म्यूटेशन हो जाएगा तो नहीं होगा ना, सही बात है। नंबर 92, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी पॉपुलेशन में, वो विल रिजल्ट फ्रॉम व्हाट, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट होगी एक पॉपुलेशन में, रिजल्ट फ्रॉम, वो रिजल्ट होंगी किस चीज़ से, लार्ज पॉपुलेशन से ऐसे नहीं, म्यूटेशन रोट कम हुआ तो नहीं, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाए या इंटर ब्रीडिंग हो जाए, लार्ज पॉपुलेशन में तो इंटर ब्रीडिंग हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जेनेटिकली आई गेस हाँ थर्ड होगा आंसर, बहुत ज़्यादा वेरिएबल इंडिविजुअल नहीं होने चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। नई कॉमन स्पीशीज ग्राउंड, की फॉर्मेशन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन इज व्हाट, स्पीशिएशन। सही बात है। म्यूटेशन तो एक तरीका है जिससे स्पीसीज बन सकती है, बट म्यूटेशन कोई प्रोसेस नहीं है ना स्पीसीज बनाने का। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है पहली बात तो, जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि टोक्यो ड्रिफ्ट होता है जैसे कि, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में मैंने देखा, ये रहा। हाँ फाउंडर इफेक्ट। क्या होता है कई बार, क्या होता है कई बार माइग्रेशन से क्या होता है कि एक पॉपुलेशन आपका एक जगह से दूसरी जगह चला गया, कई तो क्या होगा कि नई जीन्स आ गए, या आपके पुराने जीन्स से, मतलब पुरानी पॉपुलेशन से कुछ जीन्स चले गए, तो अब जीन, देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ़ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, जीन माइग्रेशन अगर मल्टीपल टाइम होता है तो क्या होता है, कई सारी मतलब आपके जो पूरी जेनेटिक्स चेंज हो जाएगी। मान लो आपका कई बार आप मूव करते रहे, आपके जेनेटिक्स लॉस्ट हो गए, नए मिले, तो आई गेस लार्ज पॉपुलेशन नहीं, आइसोलेटेड पॉपुलेशन में होगा, नहीं मुझे नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है मेरे को, मुझे आइडिया नहीं है जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या एग्जैक्टली, अभी भी समझ में नहीं आया, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। बाई चांस जो हो जाता है, और क्या, आई डोंट थिंक सो, स्मॉलर पॉपुलेशन में होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। और एक यार ये असाइनमेंट बनाया नहीं हमने, चलो इन डाउट तो बना ही सकते हैं ना, 2 मिनट देना सर।
इवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो इवोल्यूशन के अंदर क्या क्या डाउट है हमारे, क्या क्या डाउट है हमारे? जेनेटिक ड्रिफ्ट। हाँ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। और क्या डाउट था? और क्या डाउट है? हाउ डज नहीं वाई, सिर्फ वाई डज जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक पार्ट इन ओनली स्मॉल पॉपुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं सीमा जी, बस 5 है। डिस्टर्बेंस ऑफ हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम रिजल्ट्स इन म्यूटेशन। पक्का? मेरे साथ नहीं, वो तो म्यूटेशन की वजह से डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना, लेकिन अगर पता नहीं मेरे को, हमारा थोड़ा हार्डी वाइनबर्ग प्रिंसिपल थोड़ा हिला हुआ है। ठीक है। मुझे भी लग रहा है मेरे हिसाब से पॉपुलेशन साइज में एवोल्यूशन ही है। ठीक है। हाउ पॉपुलेशन साइज में चेंज तो वगैरह नहीं है उसका सिर्फ। देखो हाउ देखो जैसा समझाओ, कि आपने समझाओ। जो पॉइंट कहा ना कि म्यूटेशन की वजह से चेंज आ रहा है, म्यूटेशन हो नहीं रहा है ना, तो वो बात बिल्कुल सही थी आपकी। म्यूटेशन की वजह से ही तो एवोल्यूशन होता है। तो हार्डी वाइनबर्ग में डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसकी वजह से एवोल्यूशन होगा, क्योंकि कोई भी ओह दैट्स अ गुड पॉइंट। समझाओ एक बारी फिर से ऑडियंस को। प्राउड ऑफ यू। हाँ तो मैं यही एक्चुअली कह सही रही है, मैं थी। सुन नहीं रहा था, मुझे लग रहा था ऐसी कुछ कह रही है, बट सही बात है। कंटिन्यू। हाँ तो म्यूटेशन की वजह से हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से ये एवोल्यूशन होता है। कोई भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो, मतलब चेंज आ रहा है, चेंज की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है ना, तो उसी से हमारा एवोल्यूशन हुआ, क्योंकि एवोल्यूशन इज चेंज। म्यूटेशन की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ और उसकी वजह से एवोल्यूशन आया। म्यूटेशन और वेरिएशन की वजह से हार्डी वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब सही हुआ बात है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट है रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, ऑर्डरली चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, प्रोड्यूस अ ग्रेट फ्लक्चुएशन इन लार्ज पॉपुलेशन। रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी के अंदर तो चेंज है, लेकिन रैंडम है नहीं, मुझे नहीं बाई चांस होता है तो रैंडम ही होता है। पता। ठीक है। 97। कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन में ग्रो कर सकते हैं ड्यू टू इंड्यूस नहीं, ग्रो शायद नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि जो ग्रो नहीं कर पाए थे वो मर गए थे। हाँ, क्या बात है। मेक सेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 मजा आया था। नहीं होगा। सेवरल जनरेशंस इनटू द फ्यूचर एक पॉपुलेशन ऑफ बर्ड्स है जो कि अंडरगो कर रही है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के। विल लुक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एक बर्ड की पॉपुलेशन है जो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन के अंडरगो कर रही मोर है। लाइक द करंट मीन। यस, बीच वाले की तरह और दिखने लगेंगे वो। 99 पे जाते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स इंटरमीडिएट फॉर्म्स ऑफ अ ट्रेट। ट्रू। लास्ट क्वेश्चन आज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर न्यू स्पीसीज में जो बनने के लिए होता है। क्या होता है वो? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नई स्पीसीज बनने के लिए। एक तो आइसोलेशन होनी चाहिए और थोड़ी बहुत वेरिएशन चाहिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। और आज हम लोग देखते हैं एक्यूरेसी। प्लीज टेक अ गेस। 90 अबव होगी। 90 अबव होगी? आई डोंट थिंक सो। 89 पे है। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो से 10% का इम्प्रूवमेंट आया हम लोगों के लास्ट 10% का इम्प्रूवमेंट आया है। और इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग मिले एंड I will try my best and I hope Seema also tries her best. We will try our best and Yes. together we will do something out of it. Yes. चलो मिलते हैं। असाइनमेंट कर लो और ज़रा डिस्कॉर्ड पे Quizzes चले कर जाओ। लो। क्विज कर लो। क्विज बहुत अच्छे हैं एवोल्यूशन के। नीचे के हैं वो, नीचे वाले टॉपिक्स के हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और आएगी इसकी, अगले 2-3 दिनों में आ जाएगी। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक Bye bye. See एंड you. थैंक यू सीमा फॉर कमिंग। थैंक यू, बाय बाय।